सोनिया अपनी अटैची में प्लास्टिक सर्जरी का सामान छुपा के लाई थी। उसके लिए सामान बहुत अहम था। उसे यकीन था कि रूस की सरहद में दाखिल होते वक्त सख्ती से सामान की चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो और मारिया मास्कमैन की खास मेहमान बनकर जा रही थी। फिर पास्कल को यह खुशफहमी थी कि वो नादी यानी सोनिया के दिमाग को पूरी तरह पढ़ रहा है और ये भी जानते हैं कि वो दोनों अपने साथ क्या सामान ले जा रही हैं। चोर ख्यालात पढ़ने के बाद सामान की चेकिंग की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। मारिया की दिमागी हालत पहले जैसी थी, यानी उसका जहरीला दिमाग किसी भी गैर मामूली बात को महसूस कर लेता। वो पराई सोच की लहरों को बर्दाश्त नहीं करती थी। जब भी पास्कल उसके ख्यालात पढ़ने आता वो बोझ महसूस करती और चीखने लगती, जाओ मेरे दिमाग से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनिया ने उसे सांस रोकने की तरबियत दी थी, लेकिन अभी इब्तदा थी। वह ज़्यादा देर सांस नहीं रोक सकती थी। दूसरी या तीसरी बार सांस लेने के बाद भी पास्कल दिमाग में आना चाहता, तब वो गुस्से में नागिन बन जाती। जो लोग उसे बहला फुसलाकर सरहद पार पहुंचाना चाहते थे, उनमें से एक शख्स को उसने ऐसे ही गुस्से की हालत में डस लिया था। सोनिया ने पास्कल को मुखातिब करके कहा था, तुम जिसके भी दिमाग में हो, ये सुन लो कि इस जहरीली नागिन के दिमाग में कोई चोर ख्याल नहीं है। ये ना मक्कारी जानती है, ना इसे सियासी चालें मालूम है। इसके दिल, दिमाग और रूह की गहराइयों में सिर्फ पारस है। इसके दिमाग में आकर ख्वामखा इसे गुस्सा ना दिलाओ, वरना मैं इसे अपने काबू में नहीं रख सकूंगी। पास्कल ने इसके बाद मारिया के दिमाग को नहीं छेड़ा। उन्होंने बाकायदा पासपोर्ट के जरिए फ्रांस से एक त्यारे में परवाज की। उनके साथ मास्कमैन के 2 आदमी थे। वो फ्रैंकफर्ट पहुंचे, वहां से कार के जरिए हरीमन शहर आए। यहाँ से मशरकी जर्मनी की सरहद करीब थी। वो आधी रात को सरहदी नहर के करीब पहुंचे। पास्कल उनके जरिए बॉर्डर फोर्स के सीनियर अफसर तक पहुंचा, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उन्हें सरहद पार ले आया। वहाँ उनके लिए पहले से एक वैगन कार मौजूद थी, जिसमें सफ़र करते हुए वो बर्लिन तक पहुंच गए। आर्मर हर 2 घंटे बाद सोनिया पारस और अली तैमूर की खैरियत मालूम किया करता था। उसने सोनिया के दिमाग में कोड वर्ड्स अदा किए। वो बोली, हम अभी त्यारे में हैं, मास्को जा रहे हैं। हमारे साथ 4 रूसी औरतों का इजाफा हो गया है। वो देखो, एक औरत अपनी जगह से उठ रही है। वो मेरे करीब से गुजरेगी तो मैं उसे मुखातिब करूंगी, तुम इसके दिमाग में जाओगे। वो टॉयलेट की तरफ जाने के लिए करीब से गुजर रही थी। सोनिया सर झुकाए एक मैगजीन का मुतालिया कर रही थी। वो इस तरह सर झुकाए उठकर खड़ी हुई जैसे मुतालिया करते हुए टॉयलेट की तरफ जाना चाहती हो। ऐसे में आने वाली औरत उससे टकरा गई। सोनिया ने नादिम होकर कहा, ओ सॉरी, ये फीचर इतना दिलचस्प है कि मुझसे ऐसी हमाकत हो गई। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वो आगे बढ़ गई। आर्मर ने कहा, मादाम, अगर वो अपने दिमाग में पराई सोच की लहर महसूस कर ले तो तुम सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी वाले बन सकते हो। वो उस औरत के दिमाग में आया। वहाँ खैरियत थी। वो उसे महसूस नहीं कर रही थी। आर्मर खामोशी से उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने लगा। उसका नाम मरियम सिलगांग लेदोना था। पास्कल ने मास्कमैन को बताया कि नादिया यानी सोनिया को रूसी जुबान नहीं आती, इसलिए मरियम को उसके और मारिया के साथ मुतरज्जम और रहनुमा औरत की हैसियत से रखा गया था। ये मास्को में उसके साथ मुस्तकिल रहने वाली थी। 3 बरस पहले बेवा हो गई थी। इसके 2 बच्चे सरकारी हॉस्टल में रहते थे और तालीम हासिल कर रहे थे। आर्मर ने बाकी 3 औरतों के मुतल्लिक मालूम करना चाहा। पता चला वो तीनों मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं और एक दूसरे के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती थी। आर्मर ने आकर कहा, मादाम, 4 औरतें सरकारी अहकामात की पाबंद हैं। वो एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करेंगी। मैं मरियम के ज़रिए इन औरतों तक नहीं पहुंच सकूंगा। आप कोई तदबीर करें, मेरे पास रहो, मैं कुछ करती हूँ। सोनिया ने मारिया को देखा। वो सोच में डूबी हुई थी। उसने औरतों को देखा जो अलग अलग सीट पर एक दूसरे से बेनियाज बैठी हुई थी। मरियम के चेहरे पर जरा नरमी थी। बाकी तीनों औरतें अपने चेहरों और आंखों से बेरहम मगर फर्ज शनास दिखाई देती थीं। उनकी खामोशी और पुरवकार अंदाज बता रहा था कि वो ज़रूरत के बगैर किसी से बात करना गवारा नहीं करती। सोनिया ने पूछा, मारिया, ये क्या सोच रही हो? वह चौंक गई, ख्यालात की दुनिया से निकल कर बोली, मास्को के एयरपोर्ट पर पारस मुझे लेने आएगा ना? उसे ज़रूर आना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम उस औरत से जाकर पूछो जो दाएं जानिब खिड़की के पास बैठी हुई है। क्या वो पारस को जानती है? शायद जानती होगी। पारस उनके मुल्क में रहता है। ये औरतें ही उसके बारे में कुछ बता सकेंगी। मारिया अपनी सीट पर से उठकर उस औरत के पास पहुंच गई। वह एक छोटा सा कंप्यूटर सामने रखे उसमें अपनी कुछ याददाश्त महफूज कर रही थी। मारिया ने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उस औरत ने पेशानी पर बल डालकर उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी सीट पर तकलीफ हो रही है? मारिया ने कहा, हाँ, मैं अपनी तकलीफ दूर करने आई हूँ। मुझे बताओ, एयरपोर्ट पर पारस मुझे लेने आएगा या नहीं? तुम किस पारस के मुतालिक पूछ रही हो? अरे वाह, क्या मेरे चाहने वाले 10 पारस हैं? एक ही तो है पूरी दुनिया में, एक ही पारस है, वो तुम्हारे मुल्क में है। क्या तुम नहीं जानती हो? मुझे अफसोस है, मैं नहीं जानती। अब अपनी सीट पर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ, क्या वो दूसरी औरतें पारस को जानती है? उनसे ही पूछ लो। मारिया ज़रा फासले पर बैठी हुई दूसरी औरत के पास आई। उससे भी वही सवाल किया। उससे भी पारस के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो गुस्से से बोली, लानत है तुम पर। जब पारस को नहीं जानती हो तो हमारे जहाज़ में मरने क्यों आई हो?
उस औरत ने बरम होकर कहा, तुम बहुत बदमजाज हो। मैं तुम्हारी जैसी औरतों को चुटकी बजा कर दुरुस्त कर देती हूँ, यह ना समझना अपने जहर से मुझे नुकसान पहुंचा सकोगी। मैं बचाव की तदबीर जानती हूँ। सोनिया तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वो उनके बिगड़े हुए तेवर देखते ही उठ गई। तेजी से मारिया की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या बात है, तुम फिर गुस्से में नजर आ रही हो? मैंने कितनी बार समझाया गुस्सा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उस औरत ने कहा, हाँ, इसे और अच्छी तरह समझा दो, ये मेरे हाथों ज़बरदस्त नुकसान उठाएगी। सोनिया ने कहा, तुम एक नादान लड़की को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात करी हो। वो बोली, मैं बेहतर समझती हूँ किससे किस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए। सोनिया मारिया का हाथ पकड़कर खींचती हुई अपनी सीट पर ले आई। उसे समझाती रही कि वो अजनबी देश में है, उसे बात बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। पारस अगर मास्को में होगा तो ज़रूर उन्हें एयरपोर्ट लेने आएगा। थोड़ी देर बाद आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, जो औरत खिड़की के पास बैठी कंप्यूटर को मेमोरी फीड कर रही है, वो रूसी फौज के एक अहम शोबे से ताल्लुक़ रखती है। फौजी ज़रूरत के मुताबिक बर्लिन गई थी, वहाँ से इसी त्यारे में हेडक्वार्टर वापस आ रही है। आप लोगों के मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सोनिया ने कहा, उसकी आवाज़ और लहजे को याद रखो, ये कभी काम आ सकती है। वो जो मारिया को चैलेंज कर रही थी उसके मुतालिक बताओ। उसका नाम तातियाना है। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक निहायत ही खतरनाक जासूस है। उसने फरहाद, रसवंती और तुम्हारे मुतालिक बहुत स्टडी की है, वीडियो फिल्मों में तुम्हें देखा है। इस कदर ज़हीन है कि अभी तक तुम्हारी हरकत व सकनात से तुम पर सोनिया होने का शुबा कर रही है। वो गर्म मजाज नहीं है, महज तुम्हारा रद्दअमल देखने के लिए मारिया को चैलेंज कर रही थी। फिर तो वाकई ये औरत ज़हीन और काबिल तारीफ है। आगे बोलो। ये आग है, पता नहीं कितनों को फूंक चुकी है, आंधी है, दुश्मनों को तिनके की तरह उड़ा देती है। चूंकि ज़हीन और बेहद दिलेर है इसलिए तुम्हारी कदर करती है, लेकिन मुहिब वतन है, अपने मुल्क की खातिर अपनी मोहब्बतों और रिश्तों को भी कुर्बान करने का अज़म रखती है। इसकी आवाज़ और लहजे को याद रखो। मेरा ख्याल है ये हमारी निगरानी के लिए हमारे साथ रहेगी। जी हाँ, अगर ये नज़रों के सामने ना रही तब भी छुपकर निगरानी करती रहेगी। आर्मर, वो देखो, तातियाना उस चौथी औरत से बातें कर रही है। जाओ उस आखिरी औरत तक पहुंचो। आर्मर चला गया। मारिया गुस्से से कह रही थी, अगर पारस नहीं आएगा तो मैं इसी त्यारे से वापस चली जाऊंगी। सोनिया मजबूर थी, उसे ये नहीं बता सकती थी कि वो यहाँ एक कैदी है और पारस हज़ारों मील दूर पेरिस में रह गया है। अगर वो हकीकत बता देती तो वो गुस्से में ये बातें दुश्मनों के सामने उगल देती। उसने समझाते हुए कहा, मारिया, तुमने वादा किया था अपनी ममा की हर बात पर अमल करोगी, फिर गुस्सा क्यों बर्दाश्त नहीं करती हो? मैं बड़े से बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर पारस की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। हमने ये भी वादा किया था कि जब तक तुम्हारी तरबियत मुकम्मल नहीं होगी तुम पारस से नहीं मिलोगी। बेशक मैंने वादा किया था, लेकिन वो यहाँ मिलने वाला है तो क्यों ना मिलूँ? वादों और कस्मों की अहमियत होती है। वो मिलने आए तो उसे कह देना कि तुम तरबियत हासिल करके उसके शायान निशान बनकर मिलोगी। नहीं मम्मा, वो आंखों के सामने होगा और मैं मिलने से इनकार करूंगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। अगर वो मास्को एयरपोर्ट पर ना आए तो तुम्हें सब्र करना चाहिए। वो क्यों नहीं आएगा? वो यहाँ एक सरकारी काम में मसरूफ़ है। ना आने की कोई भी वजह हो सकती है। तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन रखना चाहिए। वो बाद में कहीं मिल सकता है। मसलन कहाँ मिल सकता है? जहाँ हमारा क्याम होगा वहाँ आ सकता है, मगर काम से फुर्सत पाने के बाद। वो मायूस होकर सोचने लगी। आर्मर ने आकर कहा, मादाम, एक बहुत ही चौंका देने वाली इतला है। वो चौथी औरत सांस रोक लेती है, लेकिन मैं ऐसे वक्त पहुंचा जब उसके दिमाग में दूसरा बोल रहा था, इसलिए मेरी सोच की लहरों को महसूस न कर सकी। वो दूसरा कौन था? यही चौंका देने वाली बात है। वो सुपर मास्टर का एक ख्याल ख्वानी करने वाला है। इस औरत का नाम लोमीना तौफ है। इसकी माँ रूसी और बाप अमरीकी था। वो एक सियासी साजिश में मारा गया। लोमीना की परवरिश सरकारी तरबियतगाह में हुई, लेकिन वो हमेशा बाप से मुतासिर रही। यहाँ एक अमरीकी सीक्रेट एजेंट से उसका राब्ता रहा। वो एजेंट बड़ी राजदारी से उस पर तनवीमी अमल कराता रहा ताकि पास्कल उसकी असलियत मालूम न कर सके। अब उनकी प्लानिंग क्या है? लोमीना सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले को जोजो तक पहुंचाना चाहती है। इसकी सोच के मुताबिक जोजो का ऑपरेशन हो चुका है और उसे क्रेमलिन के इलाके में एक जगह सख्त पहरे में रखा गया है। उस जगह की तफसीलात मालूम करो। लोमीना सिर्फ इतना जानती है कि किसी सरकारी इमारत के तय खाने में जोजो को रखा गया है। लोमीना हमारे मुतल्लिक क्या जानती है? वो मास्को पहुंचकर अपनी ड्यूटी पर चली जाएगी, इसलिए उसे मारिया के मुतल्लिक नहीं बताया गया। ये बात उसे अभी मालूम हुई है जब मारिया ने तातियाना से पारस के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वह भी सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले को बता रही थी कि मारिया और नादिया का ताल्लुक पारस से है। तुम लोमीना के पास रहो और बहुत कुछ मालूम हो सकता है। अगर वो ख्याल ख्वानी करने वाला जा चुका होगा तो वो मुझे महसूस कर लेगी। पहले तुम तातियाना के पास जाओ, उसके ज़रिए लोमीना को देखो। अगर वह सोच में गुम होगी तो उसके चेहरे के तासुरात से मालूम हो जाएगा। वो तातियाना के दिमाग में गया। लोमीना का रसाला खोले मुताले में गर्क थी। आर्मर ने उसके चेहरे के तासुरात बदलते देखे तो यकीन हो गया कि वह सोच के जरिए गुफ्तगू कर रही है। वह चुपके से उसके दिमाग में पहुंचा। वाकई सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ, अभी ऑपरेशन शुरू होगा। तुम हमेशा की तरह गैर जानिबदार रहोगी। गुड लक एंड गुड बाय। वो लोमीना के दिमाग से रुखसत हो रहा था, इसलिए आर्मर भी वहां से निकल गया।
उसने सोनिया के पास आकर कहा, वो लोमीना के दिमाग से अभी गया है, कह रहा था अभी कोई ऑपरेशन शुरू होने वाला है, यानी कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर अभी होने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तैयारी को अगवा करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे वक्त आप क्या करेंगी? अगवा की कोशिश नाकाम बनाने के लिए सोच रही हूँ। मैं यहाँ से फ़ौरन वापस जाने के लिए नहीं, जोजो को साथ ले जाने आई हूँ। तुम पायलट तक पहुँचने की कोशिश करो। उसने अपना पर्स खोलकर एक लिपस्टिक निकाली। उस स्टिक से सुर्खी वाला हिस्सा निकालकर पर्स में रख लिया। फिर लाइटर निकालकर स्टिक की जगह खाली जगह थोड़ा सा पेट्रोल डालकर उस लिपस्टिक को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही एक शख्स रिवॉल्वर लेकर पायलट कैबिन से बाहर आया। वो जहाज का स्टीवर्ड था। उसने आते ही उस औरत को मुखातिब किया जो खिड़की के पास बैठी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही थी। उसने कहा, लेडी रोज, इस तैयारी में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये कहते उसने उसे गोली मार दी। दूसरी गोली उसके पीछे बैठे हुए शख्स को लगी। तातियाना ने हैरानी से पूछा, तुम हमारे आदमी होकर हमसे गद्दारी कर रहे हो? किसके लिए ऐसा कर रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? उसने कहा, तातियाना, अभी मुझे पता चला है कि तुम बहुत खतरनाक औरत हो। एक लम्हा ज़ाय के बगैर तुम्हें कत्ल कर देना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही सोनिया ने लिपस्टिक के निचले हिस्से को हटाकर मुंह से लगाया, अगले हिस्से की तरफ लाइटर को रोशन किया, फिर जोर की फूंक मारी। स्टिक के अंदर का पेट्रोल लाइटर की आग से गुजरा तो शोला दूर तक लहराता हुआ गया और ठीक रिवॉल्वर वाले के मुंह पर पड़ा। उससे शोले से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन यह नफसियाती हमला था। वो बदहवास होकर डगमगाया। तातियाना के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। उसने सीट पर से उठती एक किक जमाई। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर दूर गया। फिर तातियाना ने फाइटर होने का सबूत पेश किया। 2-4 हाथ ऐसे जमाए कि वो पैरों पर खड़ा न रह सका। फर्श पर चारों शाने चित हो गया। वो उसकी गर्दन को दोनों बाजुओं में फंसाकर बोली, ये मेरा शैतानी दाव है, एक झटके में गर्दन टूट जाएगी। जल्दी बोलो, तुम्हारे कितने साथी हैं और पायलट रूम में क्या कर रहे हैं? वो हाँपते हुए बोला, सिर्फ एक साथी है, उसने पायलट को गन पॉइंट पर रखा है। सोनिया खामोश तमाशाई की तरह बैठी हुई थी। वो तातियाना के फाइटिंग के अंदाज को, उसकी जहानत को देखना चाहती थी। तातियाना ने रिवॉल्वर उठाकर खाली किया। फिर वो रिवॉल्वर स्टीवर्ड को देते हुए बोली, चलो उठो, देर ना करो, मुझे रिवॉल्वर की जद पर रखकर पायलट रूम में ले जाओ। अपने साथी को यकीन दिलाओ कि तैयारा पूरी तरह तुम लोगों के कंट्रोल में है और सब लोग निहत्थे हो चुके हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। वो बोली, अपना हुलिया दुरुस्त करो। उसने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे को अच्छी तरह साफ किया, अपनी उंगलियों से बालों में कंघी की, लिबास को इधर उधर से खींचकर दुरुस्त किया, फिर रिवॉल्वर को सीधा किया। तातियाना उस रिवॉल्वर के सामने घूमकर दोनों हाथ उठाए पायलट कैबिन के दरवाजे पर आई। फिर आस्तगी से बोली, दरवाजा खुलते ही तो मुझे अंदर की तरफ जोर से धक्का दोगे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, योर आइडेंटिटी? स्टीवर्ड ने कोड वर्ड्स अदा किए। वह समझ गया था कि हुक्म की तामील ना करने पर बेमौत मारा जाएगा और बड़ी बेदर्दी से मारा जाएगा। कोड वर्ड्स सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया गया। तातियाना धक्का खाकर अंदर गई। वहाँ दूसरे रिवॉल्वर वाले ने एक तरफ हटकर सूरत हाल को समझना चाहा। तातियाना ने अच्छी तरह समझा दिया। रिवॉल्वर पर एक हाथ और मुंह पर दूसरा हाथ मारा। मुंह तो रह गया, रिवॉल्वर अपनी जगह न रहा। हाथ से निकलकर उछलता हुआ पायलट की गोद में चला गया। पायलट ने फौरन उसे उठाकर सर घुमाते हुए देखा। वो दुश्मन को हैंड्स अप कहना चाहता था, लेकिन वह रिवॉल्वर के सामने दोनों हाथ उठाने के काबिल नहीं रहा था। शैतानी दाव इस्तेमाल करने वाली ने एक ही दाव में उसे फर्श पर लिटा दिया था। उसके साथ सफ़र करने वाले एक शख्स ने दोनों के हाथ पांव बांध दिए। फिर तातियाना से कहा, मादाम, नादिया ने कमाल कर दिखाया है। एक लाइटर से इतनी दूर तक शोला फेंका कि यह स्टीवर्ड घबरा गया। तातियाना ने सोनिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह हाजिर दिमागी का बेहतरीन मुजाहरा था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे एक्शन का मौका दिया। सोनिया जवाबन मुस्कुरा कर रह गई। तातियाना ने स्टीवर्ड से पूछा, किसके लिए काम कर रहे हो? वो बोलना चाहता था मगर उसकी सांस रुकने लगी। उसने अटक अटक कर कहा, आर्मर। वो आगे कुछ न कह सका। सांस लेने के लिए तड़पने लगा। तातियाना ने फौरन ही दुश्मन की गर्दन दबोच कर कहा, तुम फौरन बताओ, सच बोलोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसने कहा, सुपर। इससे आगे कुछ न कह सका। उसकी सांस रुकने लगी। वहाँ एक ही डैगर था। दूसरा डैगर कहीं मसरूफ होगा। अगर दोनों साथ होते तो त्यारे गवाह करने वाले दोनों एहलकारों को बेहक वक्त ख़त्म कर देते। एक डैगर दूसरे की सांस रोकने गया तो स्टीवर्ड ने चीख कर कहा, यह क्या जलालत है? हम जान पर खेलकर अपने मुल्क से गद्दारी करके तुम्हारे लिए जहाज़ को अगवा कर रहे थे और तुम हमें मार डालना चाहते हो। तुम सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले शैतान हो। राज फाश हो चुका था। इसके बावजूद डैगर ने दोनों को यके बाद दीगरे मार डाला। वो चाहता था कि लोमीना पर किसी तरह आँचनाए। तातियाना उस औरत की लाश के पास आई जो खिड़की के पास थी। उसके सामने छोटा सा कंप्यूटर रखा हुआ था। उस कंप्यूटर के ऊपर उसका एक बेजान हाथ था। उस हाथ की मुट्ठी में एक कागज़ दबा हुआ था। तातियाना ने उस कागज़ को मुट्ठी से निकाल कर देखा। उस पर लिखा हुआ था, लोमीना गद्दार है। वो एक अरसे से उस सुपर मास्टर के लिए काम कर रही है, उसका मुहासबा करो। तातियाना सोच में पड़ गई कि मरने वाली को लोमीना के मुतालिक बहुत कुछ मालूम था। फिर उसने अपनी ज़िंदगी में सरकारी तौर पर इतला क्यों नहीं दी? उसने अभी यह पर्ची कैसे लिखी? क्या उसे मालूम था कि अचानक एक शख्स पायलट रूम से बाहर आते उसे गोली मार देगा? क्या उसने पहले से यह पर्ची लिखकर अपनी मुट्ठी में दबा ली थी और गोली खाकर मर गई थी? यह सब अहमकाना अंदाजे थे।
मरने वाली को कुछ नहीं मालूम था। जिसे मालूम था वो इस त्यारे में अभी जिंदा थी या था, वो खुद को जाहिर नहीं करना चाहती थी या था। तात्याना ने चोर नजरों से सोनिया को देखा, फिर वो कागज लेकर लोमीना के पास आई। उस तहरीर को दिखाकर पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहोगी? लोमीना ने उस कागज को झपट लिया, फिर लाइटर जलाकर उस कागज को जलाने लगी। तात्याना ने नागवारी से कहा, अगर ये कागज ठोस सबूत होता तो मैं इसे जलाने का मौका न देती, वैसे इसे जलाकर तुमने गद्दार होने का सबूत दिया है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? क्या सुपर मास्टर तुम्हें बचा लेगा? अचानक ही तात्याना लड़खड़ा गई, उसके हलक से चीख निकली थी। वो दोनों हाथों से सर को थामकर कराते हुए बोल रही थी, बुज़दिल कमीने, मैं तवील बीमारी के बाद ड्यूटी पर आई हूँ। अगर पूरी तरह सेहतमंद होती तो तुझे मेरे दिमाग में कभी जगह न मिलती। वो शायद कुछ और कहना चाहती थी, मगर उसकी सांस रुकने लगी। सोनिया उछलकर खड़ी हो गई। डैगर इतनी ज़हीन और दिलेर औरत को अपने आलाकारों की तरह आसानी से मार डालना चाहता था। वो लंबी लंबी सांस लेकर जिंदगी की तरफ आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर दिमाग दुश्मन के कब्जे में था। वो अपनी जहानत और हाजिर दिमागी को काम में नहीं ला सकती थी। अचानक सोनिया ने करीब आकर तात्याना के सर को दोनों हाथों से जकड़ लिया, फिर उसे एक झटका देकर बोली, देखो मेरी आंखों में देखो, मैं हुक्म देती हूँ, मेरी आंखों में देखो। तात्याना ने देखा तो देखती रह गई। सोनिया के मकनातीसी आंखों से नजरें न हटा सकी। इन लम्हात में सोनिया की आंखें हिप्नोटाइज करने वालों की तरह बेरहम नहीं थी। तात्याना महसूस कर रही थी कि उसकी नजरें शैतानी गिरफ्त में नहीं है। सामने जो औरत है उसकी आंखों से नूर फूट रहा है। वो नूर जिस्म के एक एक हिस्से में और दिमाग के एक एक गोशे में फैल रहा है। अब वो आसानी से सांस ले रही थी। उसके दिमाग पर कब्जा जमाने वाली की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो बोल रहा था, बोल तात्याना, ये औरत कौन है? ये अपनी आंखों से कैसा जादू जगा रही है? मेरी ख्याल ख्वानी कमजोर पड़ गई है। उसे जवाब नहीं मिल रहा था। उसने हुक्म दिया, इस औरत को मुखातिब कर और मुझे इसकी आवाज़ सुना, वरना मैं फिर तेरी सांस रोकूंगा। तात्याना ने सोच के जरिए कहा, शैतान के बच्चे, इस औरत की आंखों का नूर कह रहा है कि जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा को कुदरत हासिल है। तेरा बाप भी मुझे नहीं मार सकेगा। डैगर ने फिर उसकी सांस रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसने फौरन ही दूसरे डैगर को मुखातिब किया, फिर उसे मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, मैंने पहली बार ऐसी आंखें देखी हैं जो दिमाग को तनवीम अमल के बगैर मुतासिर करती हैं और टेलीपैथी का रास्ता रोकती हैं। दूसरे डैगर ने पूछा, क्या अगवा की कोशिश नाकाम हो गई है? हाँ। तात्याना बहुत ज़बरदस्त औरत है। उसने हमारे दोनों एहलकारों को ख़त्म कर दिया। मेरा ख्याल है वही नौरानी आंख वाली उसकी मदद करती रही है। उस मदद करने वाली का कोई नाम तो होगा। मैं अब तक उसकी आवाज़ ना सुन सका तो नाम कैसे मालूम करता? दूसरों के जरिए मालूम हो सकता था, मगर हालात इतनी तेज़ी से बदल गए कि मैं लोमीना को बचाने और तात्याना को मार डालने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। आओ अब हम मालूम करेंगे त्यारे को फिर अगवा किया जा सकता है। मुझे पायलट के दिमाग में पहुंचाओ। एक डैगर ने दूसरे डैगर को पायलट के दिमाग में पहुंचाया। उसने पायलट से कहा, अब दो ख्याल ख्वानी करने वाले आ गए हैं। एक तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर त्यारे को अपनी मंजिल मकसूद की तरफ ले जाएगा, दूसरा तात्याना को मार डालेगा। वो नौरानी आंख वाली तनहा किसे बचाएगी? पायलट ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे मारिया के साथ लाए हो। पायलट ने मुस्कुराकर कहा, उसका नाम सुन लेना, तुम लोगों के लिए काफ़ी होगा। वो सोनिया है। दोनों दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गए। एक ने कहा, सोनिया? दूसरे ने कहा, यकीन नहीं आता, वो इतनी आसानी से मास्क मैन की कैदी बनकर जा रही है और उनकी मदद कर रही है। चूंकि मदद कर रही है इसलिए यकीन करना पड़ेगा, मगर हम अपना मिशन छोड़कर दिमागी तौर पर हाजिर क्यों हुए हैं? एहतियाती तदाबीर के लिए। हमें शुरू से बार बार ताकीद की गई है कि जहां सोनिया हो वहां से ना गुजरो, लेकिन कामयाबी नजर आ रही हो तो पायलट के दिमाग से जरूर गुजरेंगे। उन्होंने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की। पायलट के दिमाग में आई। उस पर कब्जा जमाकर त्यारे को अगवा करना चाहा। पता चला कोई पहले से कब्जा जमाए बैठा है और उसके जरिए त्यारे को मास्क को ले जा रहा है। वो समझ गए मास्क मैन का ख्याल ख्वानी करने वाला वहां पहुंच गया है और ये दुरुस्त था। पास्कल थोड़ी देर पहले आया था। सूरत हाल की नज़ाकत समझते ही पायलट को अपने मुकम्मल कंट्रोल में लेकर त्यारे को अपनी मंजिल तक ले जा रहा था। डबल डैगर सुपर मास्टर के पास आए। उसे नाकामी की पूरी रुदात सुनाई। उसने सुनकर कहा, उन्होंने पहले जोजो को अगवा किया, फिर मारिया को ले जा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि वो पारस को अहमियत दे रहे हैं, उसकी कमजोरियों से खेलना चाहते हैं। सोनिया की वजह से भी पारस मास्क मैन की झोली में जाएगा। एक डैगर ने कहा, लेकिन यह सोनिया समझ में नहीं आ रही। सुपर मास्टर ने कहा, मैं भी उलझ गया हूँ। वो मक्कार औरत कोई ज़बरदस्त ड्रामा प्ले कर रही है। मास्क मैन की कैदी भी है और उसके माथियतों की मदद भी कर रही है। क्या मास्क मैन उसकी मक्काराना चालों को नहीं समझ रहा? क्या उस पर अंधा एतमाद कर रहे? उसने अपने नायब से कहा, हॉटलाइन पर मास्क मैन से बात करो। 5 मिनट के अंदर राब्ता कायम हो गया। सुपर मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें मारिया को हासिल करने की मुबारकबाद देता हूँ। मास्क मैन ने कहा, और मैं तुम्हारी नाकामी पर अफसोस करता हूँ। तुम्हारे आदमी त्यारे अगवा ना कर सके, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। बाय द वे, ये सोनिया किस तरह का रोल अदा कर रही है? इसका जवाब सोनिया ही दे सकती है। क्या तुम्हें अंदेशा नहीं है कि उसने जोजो तक पहुंचने के लिए त्यारे के अगवा को नाकाम बनाया? वो हर हाल में मॉस्को पहुंचना चाहती है और तुम उसे कैदी बनाकर बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हो। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पेश आने वाले नुकसान से आगाह कर रहे हो। ये तुम मेरे हमदर्द कब से बन गए हो?
मैं समझ गया वो कैदी बनकर नहीं, दोस्त बनकर तुम्हारे मुल्क में जा रही है, इसीलिए तुम्हारे आदमियों की मदद कर रही है। तुम जो को उसके हवाले करने वाले हो। सोनिया को हमेशा दोस्त बनाए रखने का यही एक रास्ता रह गया। खूब समझे बिरादर, क्या इसीलिए राब्ता कायम किया है? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, हमारी आपस की दुश्मनी से फरहाद की फैमिली को फ़ायदा नहीं पहुँचना चाहिए। एक तवील अरसे की जिद्दोजहद के बाद हमने फरहाद को उसकी टेलीपैथी के साथ फना किया है। रसवंती को मैंने और जो को तुमने काबू में किया है। अब उनके पास टेलीपैथी की कोई बड़ी ताकत नहीं, आर्मर ना होने के बराबर है। तुम्हारे यहाँ जो का दिमागी ऑपरेशन हो रहा है उसमें कामयाबी होगी, उसका बचकाना जहन खत्म होगा और वो अपनी उम्र के मुताबिक जहानत का मुजाहरा करेगी, तो टेलीपैथी को भी उस जहानत से इस्तेमाल करेगी। लिहाजा जो को सोनिया के हवाले ना करो। अगर तुम समझते हो कि वो लड़की तुम्हारी काम की नहीं है तो मुझसे सौदा करो। हम दोनों सुपर ताकत कहलाती हैं, किसी और को ये ताकत हासिल न करने दो। फरहाद की फैमिली जिल्लत और नाकामियों की बस्ती में जा रही है, उसे जाने दो। तुमने बहुत ही मुदल्लल तकरीर की है और हमारे बाहमी फ़ायदे की बातें समझाई हैं, मुझे समझ लेना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि दुश्मन की उम्दा नसीहतों और माकूल मशवरों के पीछे भी धोखा छुपा होता है। अगर दुश्मन ऐसी नेक नियति से सीधी राह दिखाए तो फिर दुश्मन क्यों कहलाए? मुआफ़ करना भाई, कोई और बात करो। मास्कमैन राब्ता ख़त्म करके मुस्कुराने लगा। वो इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि सुपर मास्टर नादिया को सोनिया समझ रहा है। यकीनन तकदीर मास्कमैन की खुशफहमी पर मुस्कुरा रही होगी। दूसरी तरफ सुपर मास्टर ने डैगर एंड डैगर से कहा। मास्कमैन की गुफ्तगू से ये बात समझ में आती है कि जो का दिमागी ऑपरेशन सोनिया की मर्जी से हो रहा है और अब वो मक्कार औरत जो और पारस समेत मास्कमैन के लिए काम करेगी। एक डैगर ने कहा, सर, एक सोनिया की वजह से मास्कमैन बहुत मजबूत हो जाएगा, फिर पारस भी कुछ कम खतरनाक नहीं। सुपर मास्टर ने कहा, मायूस नहीं होना चाहिए। मेरी ये बात नोट कर लो कि मास्कमैन सोनिया के हाथों ज़बरदस्त नुकसान उठाएगा। उसके पास एक ही ख्याल ख्वानी करने वाला वफादार है। जो का पता नहीं क्या बनेगा। मेरे पास तुम दोनों वफादार हो, 2-4 रोज़ में रसवंती भी मेरी वफादार बन जाएगी। माँ की वजह से अली तैमूर हमारी तरफ झुकने पर मजबूर होता रहेगा। हमारे पास टेलीपैथी की कुव्वत ज़्यादा है। दूसरे डैगर ने कहा, आज मैडोना होती तो हम और ज़्यादा ताकतवर होते। वो ऐसी लापता हुई है कि आज तक उसका सुराग ना मिल सका। मेरा दिल नहीं मानता कि वह मर चुकी है। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसी लड़की को मरना भी नहीं चाहिए। उसने फरहाद अली तैमूर को हलाक करा के एक नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया था। आखिरी बार वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उसके बाद ही लापता हो गई। सुपर मास्टर खामोश होकर मैडोना को तस्वुर में देखने लगा। उसकी दुआ थी कि वो लड़की जिंदा रहे और दिली तमन्ना थी कि कहीं से उसका सुराग मिल जाए। वो कार बहुत कीमती थी। इस कार को देखकर उसके मालिक के रईसाना शान शौकत का पता चलता था। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठा खिड़की के बाहर मैडोना के हुस्न शबाब को सर से पांव तक देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, पाँव में छाले पड़ गए हों और मंजिल दूर हो तो मेरी कार उसे करीब ले आती है। साचा ने पूछा, बेटी क्या ख्याल है, मैं इसे बातों में लगाऊं? जी हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर कार वाले के दिमाग में पहुंच गई। उधर साचा कह रहा था, मौसियो, हम बेघर हो गए हैं। मेरी जवान बीवी ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? वो कमबख्त कहती है, मेरी बेटी बहुत हसीन है, किसी दौलतमंद की दाश्ता बनकर हमें दौलतमंद बना सकती है। क्या तुम दौलतमंद नहीं बनना चाहते? दौलत कौन नहीं चाहता, मगर मैं इज्जत चाहता हूँ। अगर इज्जत भी मिले और दौलत भी तो। साचा कुछ कहना चाहता था। मैडोना ने उसके दिमाग में आकर कहा, इसे टरखा दो, ये आदमी हमारे लिए खतरनाक है। साचा ने कार वाले से कहा, मुआफ़ करो मौसियो, तुम मेरी जवान बेटी के लिए ये ऑफर दे रहे हो, मैं बेगैरत नहीं हूँ। वो पलटकर मैडोना के पास आया, उसके साथ फुटपाथ पर चलने लगा। वो कार स्टार्ट करके उनके बराबर चलते हुआ बोला, यू ओल्ड मैन, हम इत्मीनान से कार में बैठकर बातें कर सकती हैं। साचा ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो। वो कार की रफ्तार बढ़ाकर आगे चला गया। मैडोना ने कहा, यह रेड पावर का बॉस है। हर मुल्क के हर बड़े शहर में रेड पावर तंजीम के बॉस होती है। उन सब का आका मास्कमैन कहलाता है। मास्कमैन के पास भी एक टेलीपैथी जाने वाला है। अभी मेरा पीछा दानियाल से नहीं छूटा है। मैं एक और ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने पीछे लगाना नहीं चाहती। शुक्र करो तुम्हारे पास ये इल्म है, तुम बुरा वक्त आने से पहले दुश्मनों को पहचान लेती हो। ज़रा देखो वो बॉस तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है। वो चलते चलते बॉस के पास पहुंच गई। उसकी तमन्ना करने वाला ज़्यादा दूर नहीं गया था। उसने पार्किंग एरिया में गाड़ी रोक दी। खिड़की से झांककर दूर से आती हुई मैडोना को देख रहा था। फिर कार के कलर्ड शीशे चढ़ाकर ट्रांसमीटर के जरिए अपने मातियत से कह रहा था, हंच बैग, स्नेक के पास आओ। एक लड़की को अगवा करना है, वो मेरी नज़रों में है, अपने बाप के साथ फुटपाथ पर जा रही है। अगर रास्ता बदलेगी तो मैं फिर ट्रांसमीटर के जरिए गाइड करूंगा। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। अब उसे अपने मातियत का इंतज़ार था। उसने इंतज़ार कराने के लिए विस्की की बोतल निकाली, उसे खोलकर मुंह से लगाया। वह थोड़ी सी पीना चाहता था। सुबह के वक्त पीने की ख्वाहिश नहीं होती, मगर गज़ब का हुस्न व शबाब देखकर मूड में आ गया था। मैडोना ने उसके दिमाग में बैठकर कई घोंट पिला दिए। उसने कलर्ड शीशे के पीछे से देखा। मैडोना करीबी फुटपाथ पर अपने बाप के साथ आ रही थी।
उसने सोचा दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन और पी गया। फिर बोतल को बंद करना चाहा, वो अपने इख्तियार में नहीं था। मैडोना की जवानी उसके अंदर अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसने आधी बोतल खत्म कर दी, कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। मैडोना ने सोचा इस कमबख्त को टेलीपैथी जानने वाले और ना जानने वाले तमाम दुश्मनों का इल्म होगा, इससे मालूमात हासिल करनी चाहिए। वो साचा के साथ फुटपाथ छोड़कर दूसरे रास्ते पर आ गई। फिर बॉस के दिमाग में आई। वो परेशान होकर गाड़ी रोकने के बाद सोच रहा था, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? वो लड़की कहाँ है? मैंने ज़्यादा पीकर गलती की है। वो कार से निकल कर देखने लगा। उसकी मतलूबा हसीना यहाँ नजर नहीं आ रही थी। मतलूबा हसीना ने उसे फिर कार में बिठा दिया। उसके मुंह से बोतल लगाकर उसकी सोच में बोली, हमारा टेलीपैथी जानने वाला कहाँ होगा? क्या भला सा नाम है उसका? बॉस ने बेख्तियार सोच के जरिए कहा, पास्कल। अरे पास्कल, कहीं तुम मेरी खोपड़ी तो नहीं घुमा रहे? वो उसकी सोच में बोली, मैं गलत सोच रहा हूँ, पास्कल तो अपना आदमी है, वो दुश्मन दानियाल होगा। वो मुंह फाड़ कर हंसने लगा। फिर बोला, वाकई शराब मुझे चकरा रही है। मैं कैसी बेतुकी बात सोच रहा हूँ? दानियाल को तो पास्कल ने सोनिया की कैद में मार डाला था। मैडोना ने उसकी सोच में पूछा। फरहाद की मौत के बाद रसवंती मैडोना के पीछे पड़ गई होगी। वो नागवारी से मुंह बनाकर बोला, वो कमीनी मैडोना कल रात से मेरे आदमियों को परेशान कर रही है। पास्कल भी ख्याल खुआनी के जरिए उस सराफा तक नहीं पहुंच सका। मैडोना उसकी सोच में बात करने की बजाय दिमाग के तय खाने में पहुंचकर मालूमात हासिल करने लगी। पता चला रसवंती को सुपर मास्टर ने जो और मारिया को मास्क मैन ने अगवा किया है। सोनिया पारस और अली तैमूर पेरिस में है। पास्कल ने फरजाना और नैन्सी को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। उसकी सोच बता रही थी कि फरहाद की फैमिली पर बहुत बुरा वक्त आया है और ऐसा सिर्फ मैडोना के गोली चलाने से हुआ है। वो नदामत से साचा को देखकर बोली, पापा तुमने कहा था मैं पिछली गलतियों की तलाफी कर सकती हूँ। रसवंती जो और मारिया मुसीबत में है। सोनिया इन हालात में कभी खामोश नहीं बैठती, मगर मालूम होता है उसे रसवंती वगैरह तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। पारस और अली तैमूर भी बेबस हो गई हैं। मैं जल्द से जल्द उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये जल्द से जल्द कुछ करने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। इंसान उजलत में हर पहलू पर नज़र नहीं रख सकता, उससे लाजमन गलतियां सरजद होती हैं। पहले ये बताओ उस रेड पावर के बॉस का क्या बना? ओह, मैं तो उसे भूल गई थी। देखा तुमने, दूसरे मसले की तरफ जाते हुए तुम पहले मसले को पूरी तरह हल करना भूल गई थी। तुमने बॉस को इतनी देर से दिमागी चक्कर दिया है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ख्याल ख्वानी करने वाली समझ ले। पहले उससे निमट कराओ। वह बॉस के पास पहुंच गई। पता चला भी 2 मिनट पहले उसने ट्रांसमीटर के जरिए अपने मातहत को उस जगह बुलाया था जहां मैडोना ने उसे पहुंचा दिया था। उसके ख्यालात कह रहे थे कि उसे किसी की ख्याल ख्वानी का शुबा नहीं। वो समझ रहा था ज्यादा पी लेने के बायस वह बहक कर उधर चला है। अब पेरिस के तमाम मातहतों को उस हसीना की तलाश में दौड़ाएगा। उसे मैडोना को हासिल करने की जिद हो गई थी। मैडोना ने साचा को ये बातें बताई। वो बोला, फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वो आइंदा किसी काम आएगा। यहाँ से किसी टैक्सी में बैठकर दूर निकल जाना चाहिए। बॉस के कुत्ते हमारी तलाश में आने वाले हैं। उसने एक गुजरने वाली टैक्सी को इशारा किया। वो पास आकर रुक गई। दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। साचा ने ड्राइवर से पूछा, तुम कितनी देर हमें टैक्सी में घुमा सकते हो? मैं रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ, फिर इसे मालिक के हवाले कर देता हूँ। अभी 7:50 हुए हैं। मैं 1 घंटे और गाड़ी चलाऊंगा। चलो 1 घंटे ही सही, हमें इस शहर के अहम मुकामात दिखाओ। टैक्सी चल पड़ी। ड्राइवर से बातें करने का मकसद उसकी आवाज़ सुना था। वो उसके ख्यालात पढ़ने लगी। वो एक आम सा आदमी था, एक फ्लैट में तनहा रहता था। कभी शादी करके फ्लैट आबाद नहीं करना चाहता था। उसे औरत से नहीं, सिर्फ ताश के पत्तों से इश्क था। जो कमाता था जुए में हार जाता और कभी कभी जीत कर खुश हो जाया करता। साचा ने मैडोना से मालूमात हासिल करने के बाद ड्राइवर से कहा, हम इस शहर में अजनबी हैं, तुम हमारी रिहाइश के लिए कोई मुनासिब जगह बता सकते हो? वो बोला, अखबारात से बहुत सी मालूमात हासिल हो जाती हैं। उनमें किराए पर दिए जाने वाले फ्लैटों और मकानों की तफसीलात और पते होती हैं। साचा ने कहा, मैं अखबार से ज़्यादा इंसान को मोतबर समझता हूँ। अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ। एक नया प्लाजा तामीर हुआ है, वहाँ फ्लैट्स कीमतन भी मिलते हैं और किराए पर भी। क्या वहाँ चलना पसंद करोगे? उन्होंने रजामंदी जाहिर की तो ड्राइवर ने 20 मिनट में वहाँ पहुँचा दिया। चूंकि उस प्लाजा में नए लोग आबाद होने आ रहे थे, इसलिए सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे। साचा ने किराया अदा करके ड्राइवर को रुखसत कर दिया। फिर दफ्तर में जाकर एक फ्लैट खरीदने की बात की। पूरी कीमत अदा करने पर वह फ्लैट 24 घंटे के अंदर उनके हवाले किया जा सकता था। उनके पास पूरी रकम नहीं थी। मैडोना ने कुछ पेशगी अदा करके कहा, ओरलानो साचा के नाम ये कागजात तैयार करो, हम 1 घंटे में आकर बाकी तमाम रकम अदा कर देंगे। साचा ने कहा, बॉस अपने आदमियों को हमारा लिबास और हुलिया बता चुका होगा, हमें कम अज़ कम लिबास तब्दील कर लेना चाहिए। दूर से एक डिपार्टमेंटल स्टोर नजर आ रहा था। मैडोना ने कहा, हमारा साथ घूमना मुनासिब नहीं, वो लोग एक बूढ़े और जवान लड़की की तलाश में होंगे। लिबास बदलने के बाद हम फ्लैट की रकम अदा करेंगे, फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमारे दरमियान टेलीपैथी के जरिए रब्ता रहेगा। उन्होंने स्टोर में अपने लिए लिबास पसंद किया, ड्रेसिंग रूम में जाकर उसे पहना, उसका बिल अदा किया। फिर मैडोना ने कहा, पापा तुम प्लाजा के दफ्तर में इंतजार करो, मैं रकम लेकर आऊंगी। वो साचा से अलग होकर एक रेस्तोरां में आई। वहाँ एक पुरसुकून गोशे में मेज़ के पास आकर बैठ गई। नाश्ते और चाय का ऑर्डर दिया। फिर बॉस के दिमाग में पहुंच गई।
वो अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गया था। ज्यादा नशा होने के बाद शावर के नीचे बैठा ठंडे पानी से खोपड़ी दुरुस्त कर रहा था। उसकी बीवी लाइम जूस पेश करते हुए कह रही थी, सुबह सवेरे इतनी पीने की जरूरत क्या थी? कुछ अपने बुढ़ापे को तो ख्याल करो। इसे एक सांस में पी लो, नशा कम हो जाएगा। वो लाइम जूस देखकर बुड़बुड़ाती हुई बेडरूम में आई। वहां से कॉरिडोर में पहुंची। एक नौजवान ने पूछा, मम्मी नशा कम हुआ? हो जाएगा, नहीं होगा तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा। मैडोना उस नौजवान के दिमाग में पहुंची। वह बॉस का मंझला बेटा था। उसकी माँ बुड़बुड़ाती हुई किचन की तरफ गई। वह बॉस के बेडरूम में आया, तकिए के पास से चाबियां उठाई, एक तरफ रखे हुए सेफ को खोला, उसमें से $2 लाख निकाले। बड़े बड़े नोटों की 2 गड्डियां लेडीज पर्स में आ सकती थीं। उसने नोटों को कमीज के अंदर डाला, उसके बटन लगाए, सेफ को बंद करके चाबियों को तकिए के पास रखा। फिर बाहर आकर एक कार में बैठ गया। मैडोना खामोश बैठी आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता कर रही थी। जब उसने चाय का आखिरी घोंट पीकर प्याली रखी तो वह आकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इधर उधर देखकर कमीज के अंदर से गड्डियां निकाली। मेज के नीचे मैडोना ने पर्स खोल रखा था। वो गड्डियां उसके अंदर पहुंच गई। नौजवान वहां से उठकर चला गया। मैडोना उसे घर पहुंचाने तक चाय की दूसरी प्याली से शुगल करती रही। फिर वेटर को बिल और टिप देकर रेस्तरां से बाहर आ गई। बॉस के बेटे ने शदीद हैरानी से खुद को कार की स्टीयरिंग सीट पर देखा। कार उसके शानदार बंगले के सामने खड़ी हुई थी। उसने सोचा, मैं अभी कॉरिडोर में मम्मी से बातें कर रहा था, फिर यहाँ कैसे कार में पहुंच गया? मैडोना की मर्जी के मुताबिक उसने रिस्ट वॉच देखी। फिर परेशान होकर बुड़बुड़ाया, मैं 9:15 बजे कॉरिडोर में मम्मी से डैडी की खैरियत पूछ रहा था। मैंने सोचा था डैडी नॉर्मल होंगे तो उनसे 10,000 मांगूंगा, लेकिन अब मेरी घड़ी 10 बजा रही है। मैंने इतना वक्त कहाँ गुजारा? क्या वो डैडी का टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग से खेल रहा था? मुझे अभी जाकर डैडी को सब कुछ बताना चाहिए। मैडोना ने भारी भरकम लहजे में कहा, आराम से बैठे रहो। बेशक मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे दिमाग से खेल चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे डैडी का टेलीपैथी जानने वाला दोस्त नहीं, बल्कि सुपर मास्टर का खास आदमी हूँ। वो सहम कर बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो चाहता था वो हो चुका। मैं एक मकसद के लिए तुम्हें इस कार में बिठाकर एक जगह ले गया था। मेरा एहसान मानो कि तुम खैरियत से वापस आ गए हो। मैं चाहता तो तुम्हें कहीं भी कार एक्सीडेंट में मार डालता। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था? वो हाँ हाँ के अंदाज में सर हिलाने लगा। मैडोना ने कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है उसे पेट में रखो। बाहर निकालोगे तो मैं किसी वक्त भी तुम्हें टेलीपैथी की चुटकी में मसल दूंगा। वो नहीं नहीं के अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, मैं खामोश रहूंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। उल्लू के पट्टे, तुम खामोश रहोगे, किसी से कुछ नहीं बोलोगे तो सबको तुम्हारे गूंगेपन पर तशवीश होगी। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश, अब घर जाओ, मैं फिर कभी आऊंगा, गुड बाय। वो अपनी जगह हाजिर हो गई। प्लाजा के दफ्तर में पहुंचकर उसने बाकी तमाम रकम अदा की। फिर बाहर आकर साचा को $50,000 दिए। वो बोला, मैं इतनी रकम क्या करूंगा? रख लो, खूब खर्च करो, कम पड़ेंगे तो और आ जाएंगे। फ्लैट का कब्जा मिलेगा तो हम यहाँ साथ रहेंगे। यहाँ से बाहर निकलकर फिर अलग हो जाया करेंगे। बेटी, तुम पिछली रात से जाग रही हो, नींद कहाँ पूरी करोगी? इसके लिए कुछ सोचूंगी। जब भी परेशानी हो मुझे मुखातिब कर लेना। पापा, मैं सोनिया पारस और अली तैमूर के काम आना चाहती हूँ। रसवंती, जोजो और मारिया को उनके पास पहुंचाना चाहती हूँ। तो मुझसे रब्ता रखती रहो, मैं कोई तदबीर सोचता हूँ, मगर याद रखो उनके काम आने की लगन में उनके सामने ना चली जाना। वह तुमसे नाराज होंगे। पहले छुप कर, गुमनाम रहकर उनके लिए कुछ कारनामे अंजाम दो, फिर वह जरूर तुम्हारी एक बड़ी गलती को मुआफ कर देंगे। वो एक दूसरे से बिछड़ गए। मैडोना एक तरफ चल पड़ी। नाश्ता करने के बाद आराम से सोने की ख्वाहिश हो रही थी। सवाल पैदा होता था वो कहाँ नींद पूरी करे। पिछली रात से ताकुब करने वाले कुत्ते कुछ काम नहीं थे। अब बॉस के आदमी भी उसे होटलों और पेइंग गेस्ट वाले मकानों में ढूंढते फिरेंगे। बॉस को मालूम हो गया था कि बाप बेटी बेघर हो गए हैं। वैसे ही किसी जगह बना लेंगे, लिहाजा वो नींद पूरी करने किसी होटल में नहीं जा सकती थी। किसी मकान मालिक को 24 घंटे के लिए पेइंग गेस्ट रखने के लिए नहीं कह सकती थी। वो चलते चलते झील के किनारे आ गई। दिन के 12 बज रहे थे। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए साचा को अपनी परेशानी बताई। वो बोला, झील किनारे अमीर कबीर लोगों के बंगले होते हैं। अगर वहां भी हैं तो बारी बारी हर बंगले के मालिक या नौकर के दिमाग तक पहुंचो। कोई ना कोई बंगला जरूर खाली मिलेगा। वहां के चौकीदार को ट्रैप करके तुम अंदर जा सकती हो और नींद पूरी करके वापस आ सकती हो। वो साचा की हदायत पर अमल करने लगी। झील के किनारे दूर दूर तक खूबसूरत कॉटेज बने हुए थे। वो एक फर्जी नाम और पता पूछते हुए एक एक कॉटेज के सामने से गुजरती गई। उसे नफी में जवाब देने वालों का दिमाग मालूमात का जरिया बनता गया। वहां हर बंगले का मालिक अपनी बीवी बच्चों के साथ मौजूद था या कहीं शॉपिंग या कारोबारी मकसद के लिए गया हुआ था। कोई नौकर अपने मालिक की वापसी के मुतालिक नहीं जानता था। मैडोना को यकीन होता कि कोई 4 या 6 घंटे बाद आने वाला है तो वो उसके कॉटेज में जाकर कम से कम 2 घंटे तक सो सकती थी। वो मायूस होने लगी। तब एक कॉटेज नजर आया। उसका मेन गेट खुला हुआ था। वो अहाते में आई। कोई चौकीदार या दूसरा मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। उसने बरामदे में पहुंचकर आवाज़ दी, कोई है? क्या यहाँ मिस्टर जोसेफ रहते हैं? उसे जवाब न मिला। वह कॉटेज के दाएं जानिब से पीछे गई, बाएं जानिब से वापस बरामदे में आई। वहां रखवाली के लिए आदमी एक कुत्ता भी नहीं था। बड़े ताजुब की बात थी।
उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जवाब का इंतजार किया मगर खामोश रही। फिर उसने दरवाजा पीटने के लिए हाथ मारा तो वो जरा सा खोलकर बंद हो गया। उसने हैरानी से सोचा, यहाँ कोई नहीं है और दरवाजा खुला हुआ है, क्या ये कॉटेज वीरान है? वो मोहतात अंदाज में दरवाजा खोलती हुई अंदर आई। एक ड्राइंग रूम खूबसूरती से सजा हुआ नजर आया। उसने आवाज दी, मिस्टर जोसेफ, क्या तुम मौजूद हो? बदस्तूर खामोशी रही। उसने दबे कदमों चलते हुए पूरे कॉटेज को अंदर से देख लिया। ऐसा लगता था कोई इसके हर कमरे को जरूरत के तमाम सामान से सजा कर चला गया है और जाने वाला इतना अहमक या बेपरवाह है कि किसी दरवाजे को लॉक नहीं किया। मैडोना सोचते सोचते ऊँगने लगी। उसे पूरी रात जागने की आदत नहीं थी। अगर कभी देर तक जागती तो दिन चढ़े तक सोती रहती। उसने खिड़की से झांककर बाहर दूर तक नजरें दौड़ाई। कोई इस कॉटेज की निगरानी करता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसने नींद से परेशान होकर सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अगर यहाँ आने वाला दुश्मन होगा तो उसकी शामत आ जाएगी। उसने तमाम दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया। एक ख्वाबगह में आ गई। फिर वो बिस्तर पर आराम से लेट गई। आंखें बंद करने के बाद अपने दिमाग को हदायत दी कि वो 4 घंटे तक गहरी नींद सोती रहेगी। अगर कोई कॉटेज की 4 दीवारी में कदम वो हदायत पूरी न कर सकी। नींद ऐसी गालिब आई कि वो गफलत के अंधेरे में डूबकर रह गई। जिंदगी के अमली मैदान में हौसले और बर्दाश्त की कुव्वत लाजमी होती है। वैसी कच्ची थी कि नींद का गलबा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अभी और कई तरह के तजुर्बात से गुजरना था। अगर साचा उसके साथ ना होता तो वो पिछली रात ही पास्कल के हत्थे चढ़ जाती। वो मुहावरे के मुताबिक घोड़े बेचकर सो गई। ठीक उसके सामने वाले कॉटेज में एक शख्स खिड़की के पर्दे के पीछे खड़ा था। वो तेजी से चलता हुआ टेलीफोन के पास आया। रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते ही उसने कोड वर्ड्स अदा किए। जवाबन दूसरी तरफ से भी कोड्स के जरिए जवाब दिया गया। फिर उस शख्स ने कहा, जनाब, एक नौजवान लड़की आपके कॉटेज में दाखिल हुई है। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक बाहर नहीं आई है। दूसरी तरफ से जवाब मिला, वो बाहर आए तो उसे जाने ना देना जब तक अंदर रहे, उसे मुखातिब ना किया जाए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। राब्ता खत्म हो गया। रेड पावर का बॉस नॉर्मल हालत में था। उसे इतला मिलती जा रही थी कि अभी तक उस हसीना और उसके बाप का सुराग नहीं मिला। उसकी तलाश जारी है। दिन के 1 बजे तक ऐसी 6 लड़कियों की तस्वीरें उसके पास पहुंच गई जो अपने बूढ़े बाप के साथ देखी गई थी। वो झुंझलाकर बोला, इनमें से कोई नहीं। वो लड़की स्टेज की फ्रांसीसी रक्कास साउंड जैसा लिबास पहने हुए। एक मातहत ने कहा, बॉस, इतनी देर में उसने लिबास बदल लिया होगा। दूसरे मातहत ने कहा, वो बूढ़ा अपनी बेटी के साथ नहीं होगा। हो सकता है बेटी को किसी शनासा के यहाँ छोड़कर कहीं भटक रहा हो। हम बेटी के बगैर उस बूढ़े को नहीं पहचान सकेंगे। बॉस सोच में पड़ गया। ऐसे ही वक्त पास्कल ने उसे मुखातिब किया, हेलो बॉस, किस फिक्र में हो? उसने जवाब दिया, एक हसीना मेरे लिए चैलेंज बन गई है। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में हूँ। तुम्हारी जिद और हवस को समझ रहा हूँ। तुम इतने हवस परस्त हो कि अपने फ़र्ज से गाफिल हो गए हो। मुझे किस गफलत पर इल्ज़ाम दे रहे हो, जबकि मैं बखूबी अपने फ़राइज़ अदा करता रहूँ। मैं पिछली रात से तुम्हारे आदमियों के साथ लामीन शहर में उसे ढूंढ रहा हूँ। बैक वक्त कई जगह मसरूफियात के बायस सिर्फ मैडोना पर तवज्जो ना दे सका। मुझे यकीन था तुम पूरी तवज्जो दे रहे होगे, मगर तुम किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, उसे हासिल करने की धुन में। सुबह सवेरे ज़रूरत से ज़्यादा पी ली। उस लड़की को नज़र में रखना था, मगर तुम ड्राइव करते हुए कहीं से कहीं पहुंच गई। क्या यह हमाकत नहीं है? वो परेशान होकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता, मैं ज़्यादा कैसे पी गया? फिर नशे में गाड़ी कैसे ड्राइव की? ये कैसा नशा था कि मैंने मदहोशी के बावजूद अपने मातियत से ट्रांसमीटर पर बात की और उसे अपने पास बुलाया? पास्कल ने चौंक कर कहा, यह मुतजाद बातें काबिल गौर हैं। ज़रा अच्छी तरह सोचो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अपने काबू में नहीं है? मैं यकीन से नहीं कह सकता, मगर ज़िंदगी में पहली बार सुबह के वक्त मैंने बेख्तियार पी है। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैंने बोतल को बंद करना चाहा, इसके बावजूद पीता गया। बॉस, मुझे शुबह है कोई तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। वो परेशान होकर बोला, वो कौन हो सकता है? सुपर मास्टर का आदमी हो सकता है, मैडोना भी हो सकती है। क्या उस बूढ़े के साथ मैडोना थी? वो दोनों सोच में पड़ गई। फिर पास्कल ने कहा, यह मुमकिन है। उसने शहर छोड़ दिया है पिछली रात, वहां से फरार होकर सुबह पेरिस आई है। ये बड़ी हद तक मुमकिन है। हमें इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वह मैडोना हो सकती है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। बॉस ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक मातहत ने कहा, एक लड़की अपने बूढ़े बाप के साथ नजर आई है, वो एक स्टोर से कुछ खरीद रही है। बॉस ने पास्कल से पूछा, क्या तुम मेरे मातहत की बात सुन रहे हो? हाँ, रिसीवर रख दो, मैं अभी लड़की की असलियत मालूम करता हूँ। वो मातहत के दिमाग में आया। उसे स्टोर के अंदर लड़की के करीब ले गया। उसके जरिए लड़की की आवाज़ सुनना चाहता था। बूढ़े बाप की आवाज़ सुनाई दी, यही काफ़ी था। उसकी सोच पढ़कर मालूम हुआ उसके साथ मैडोना नहीं है, लेकिन वह मुतमईन नहीं हुआ। उसने बाप के जरिए बेटी से गुफ्तगू की। उसके दिमाग का टटोला। फिर बॉस के पास आकर कहा, वो मैडोना नहीं है। वह झुंझला कर बोला, वो हराफा कहाँ गायब हो गई है? उसकी रोपोशी बता रही है कि टेलीपैथी के जरिए उसे छुपने में आसानी हो रही है और हम नाकाम होते जा रहे हैं। झुंझलाते क्यों? दरअसल तुम्हारे आदमी नाकारे हैं। 2-4 बेहद चालाक और अय्यार किस्म के आदमियों की खिदमत हासिल करो, मैडोना ज़रूर तुम्हारे हाथ आ जाएगी। बॉस ने चुटकी बजाकर पूछा, पारस के मुतल्लिक क्या ख्याल है? वो कब्र में भी होगी तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। पास्कल ने कहा, हाँ, उसने मास्क मैन का वफादार रहने का वादा किया है, उसे आजमाना चाहिए। वो कितनी वफादारी और कितनी दयानतदारी से एक ख्याल ख्वानी करने वाली को हमारे कदमों में लाएगा।
बेशक उसे आजमाना चाहिए, तुम उसे राब्ता कायम करो। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पारस अपनी कार ड्राइव कर रहा था और अपने दिमाग में किसी को महसूस कर रहा था। उसके चोर एहसासात पास्कल की समझ में नहीं आ सकते थे। सिर्फ वही नहीं, कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला इस खुशफहमी में रहता कि वो पारस के दिमाग में छुपकर उसके ख्यालात पढ़ रहे। तकरीबन 1 मिनट के बाद पास्कल ने हंसते हुए कहा, तुमने दावा किया था अब शराब नहीं पियोगे, तुम्हारा दिमाग हसास हो जाएगा, फिर तुम सांस रोककर हमें भगा दिया करोगे। पारस ने कहा, नशा छोड़ते ही दिमाग हसास नहीं हो जाता। अब मैं सुबह उठकर दौड़ लगाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही तुम जैसों को दिमाग से भगा दिया करूँगा। तुम्हारी नाराज़गी वजह है, पिछली बार मैंने तुमसे तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की थी, मुझे उसका अफसोस है। तुमने वादा किया था कि मास्क मैन से वफादारी करोगे, मैं यकीन दिलाता हूँ। तुम यकीन दिलाने की जहमत ना करो, मेरे पापा ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। तुम लोग वफादारी के नाम पर मुझे गुलाम बनाना चाहते हो। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, मैं नशे में नहीं हूँ, और जो होश हवास में होते हैं वो किसी के गुलाम नहीं बनते और ना किसी के दबाव में आते हैं। क्या तुम मेरे दिमाग से जाना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा करना पसंद करूँगा। तुम्हारे दिल में हसरत ना रहे, कोशिश करो। ये कहते उसने सांस रोक ली। पास्कल को यूं लगा जैसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया हो। वो इस बार गुस्से से आए इरादा था जैसे ही चंद सेकंड के लिए जगह मिलेगी वो दिमागी अजियतें पहुंचाने की इंतहा कर देगा, लेकिन जगह नहीं मिली। दिमाग के दरवाजे बंद थे। उसने कई बार कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसे हैरानी थी कि वो कितनी देर से सांस रोके हुए। एक बार पता चला वो सांस ले रहा है, लेकिन उसके पहुंचते उसने फिर दम साध लिया। पास्कल ने बाहर आकर हैरानी से सोचा, इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूँ? क्या ये पराई सोच की लहरों को महसूस करता है और मुझे उल्लू बनाता रहता है? उसने बॉस के पास आकर कहा, वो सोनिया की तरह मक्कार है, हमें बेवकूफ़ बना रहा था। वो मुझे दिमाग में महसूस कर लेता है। तुम मैडोना के सिलसिले में गए थे? जब वो हमसे मुखलिस नहीं है तो मैं ये राज उसे क्यों बताता कि मैडोना हाथ से निकल गई है और हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, वो सोने की चिड़िया है। पारस को उसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए। पास्कल थोड़ी देर तक सोचता रहा। टेलीपैथिक इल्म हासिल करने के बाद उसने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। सिर्फ रसवंती के मामले में मात खा गया, क्योंकि मुकाबले में दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला था। लेकिन पारस ख्याल ख्वानी नहीं जानता था। उससे मात खाकर वो तिल मिला रहा था। उसे किसी तरह एक बार दिमागी झटके पहुंचाकर अपनी बर्तरी कायम रखना चाहता था। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पारस के दिमाग तक पहुंचा, लेकिन हमला करने से पहले ही बाहर निकल आया। पारस ने सांस रोक ली थी। पारस इत्मीनान से कार ड्राइव करता हुआ अपने कॉटेज के करीब आया। कॉर्डलेस रिसीवर उठाकर रब्ता कायम किया, अपने कोड वर्ड्स अदा किए। दूसरी तरफ से कहा गया, जनाब वो अभी तक कॉटेज के अंदर है, बाहर नहीं आई है। क्या आप किसी को अंदर भेजना चाहेंगे? नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। उसने कार कॉटेज के सामने रोक दी। मेन गेट खोलकर अहाते के अंदर आया। बरामदे में पहुंचकर दबे कदमों चलता हुआ दरवाज़ों और खिड़कियों को देखता गया। पूरा कॉटेज अंदर से बंद था। वह कॉटेज के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद छत पर चढ़ गया। एक रस्से को आतिशदान की चिमनी से बांधकर उसके अंदर से लटकता हुआ अपनी ख्वाबगाह के आतिशदान में पहुंच गया। वहां से सर उठाकर देखा, एक काफिर हसीना उसके बिस्तर पर हुस्न और शबाब का खजाना लिए पड़ी थी। उसकी आंखें उस पर न ठहर सकीं। वो आतिशदान से रेंगता हुआ कमरे के कालीन पर आया, फिर उठकर खड़ा हो गया। सामने कद्दे आदम आईने में वो भूत लग रहा था। चिमनी की कालक उसके चेहरे और लिबास तक लगी हुई थी। वो खुद को पहचान नहीं सकता था। उसने दबे कदमों आगे बढ़कर चादर उठाई और उस पर डाल दी। उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। वो शायद ड्रौना ख्वाब देख रही थी। सामने भूत को देखते ही चीख पड़ी। पारस ने फौरन एक हाथ उसके मुंह पर रखा, दूसरे हाथ की उंगली से खामोश रहने का इशारा किया। वो सवालिया नजरों से देखने लगी। पारस ने इशारों की जुबान में समझाया कि वो चोरी करने आया, लिहाजा वो शोर न मचाए। सेफ की चाबी उसके हवाले कर दी। वो उठकर बैठ गई, फिर नागवारी से बोली, अच्छा तो तुम चोरी के इरादे से आए हो, मगर तुम्हें मायूसी होगी। ये मेरा घर नहीं और ना ही मेरे पास चाबी हैं। अगर होती तब भी मैं ना देती। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस घर को नुकसान न पहुंचने दूं। वह पलंग के पास से चलते हुए अलमारी के पास आया, फिर जेब से चाबियां निकाल कर अलमारी खोलने लगा। मैडोना ने ललकार कर कहा, खबरदार, मैं तुम्हें नकली चाबियों से अलमारी नहीं खोलने दूंगी, पीछे हट जाओ। वो अपने परस से रिवॉल्वर निकाल कर उसे शाने पर रखे हुए थी। पारस ने कहा, सचमुच गोली ना चलाना, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैडोना ने उसे सोचती हुई नज़रों से देखा। उसी लम्हे पारस ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। उसने सोचा पास्कल फिर आया है। वो सांस लेकर मुस्कुराने लगा। मैडोना ने समझा शायद वो सामने वाला उसकी ख्याल ख्वानी को समझकर मुस्कुरा रहे। वह सख्त लहजे में बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो? पारस ने पूछा, क्या तुम्हें जिंदा दिली पसंद नहीं है? बकवास मत करो। पहले तुम चोरों की तरह मुझसे चाबियां मांग रहे थे, फिर माल के मकान बन बैठे। क्या माल के मकान मुंह पर कालक लगा कर आती हैं? तुम्हारी मेहरबानी से ये हुलिया बन गया है। तुमने तमाम दरवाज़ों और खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिया था। मुझे चिमनी के जरिए आतिशदान में टपकना पड़ा। फिर मैंने चोर बनकर आजमाया कि चोरी से यहाँ आने वाली चोर का साथ देती है या नहीं। मगर तुम अच्छी लड़की हो। अगर तुम मालिक हो तो एक ही चाबी से अलमारी खोल सकोगे। चोर की तरह कई कई चाबियों को नहीं आजमाओगे। उसने एक ही चाबी से अलमारी के दोनों पट खोल दिए। वो उलझ गई। उसके माल के मकान होने के किसी हद तक सबूत मिल गई, लेकिन वह सांस रोककर क्यों मुस्कुराया था? क्या अपने सामने वाली की ख्याल ख्वानी को समझ गया था? आखिर यह है कौन? ये जो कोई भी है टेलीपैथी से बचाव के तरीके जानता है।
यानी ये ख्याल ख्वानी करने वाले से टकराता रहा है। उसने आजमाइश के तौर पर फिर उसके दिमाग में एक छलांग लगाई। पारस ने इस बार नागवारी से कहा, उल्लू के पट्टे क्यों पीछे पड़ गया है? तू हमेशा नाकाम रहेगा। मैडोना ने अनजान बनकर हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो अलमारी से अपना लिबास निकालते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी, ये एक टेलीपैथी का चक्कर है। मैंने टेलीपैथी के मुतल्लिक पढ़ा है और इसके बारे में बहुत कुछ सुनती रही हूँ। क्या अभी कोई तुम्हारे दिमाग में आया था? हाँ, एक दुश्मन है, मगर तुम कौन हो? मेरे कॉटेज में आकर यूं गहरी नींद सो रही थी जैसे अपने घर में हो। क्या किसी की आलयकार हो? कुछ ऐसी ही बात मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम उन दुश्मनों के लिए काम कर रहे हो जिनसे छुपने के लिए मैंने यहाँ बना ली है? मैं किसी के लिए काम नहीं करता। फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करता। कुछ ना करना हमारी खानदानी रवायत है। मेरे बाप ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, ना मुलाजमत की, ना कारोबार किया। सारी उम्र दुश्मनों से लड़ते लड़ते गुजार दी। मैं भी यही कर रहा हूँ। ना करना चाहूँ तब भी यही करना पड़ता है। दुश्मन खुद ब खुद आते हैं। अभी एक दिमाग में आया था, दूसरी तरफ तुम रिवॉल्वर ताने चादर में लेटी हुई हो। अब चादर गिरेगी तो नहीं उठाऊंगा। बकवास मत करो, अपना नाम बताओ। मुझे पारस कहती हैं। वो एकदम से चौंक कर उसे गौर से देखने लगी। दिल धड़क रहा था और रिवॉल्वर वाला हाथ कांप रहा था। वो बोला, तुम तो यूं देख रही हो जैसे मुझे पहचानती हो या मेरा नाम जानती हो। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम पारस हो? क्या मेरे दुश्मनों ने समझाया कि यकीन होते ही मुझे गोली मार दो? फॉर गॉड सेक, मुझे यकीन दिलाओ वरना गोली चल जाएगी। उसने अलमारी के अंदर एक हाथ डाला। वो ललकार कर बोली, कोई चालाकी ना दिखाना। बड़ी आहिस्तगी से हाथ निकालो। उसने हुक्म की तामील की। अलमारी के अंदर से धीरे धीरे हाथ बाहर आया। उसने एक बड़ी सी तस्वीर पकड़ रखी थी। वो बाप बेटे की तस्वीर थी। मैडोना फरहाद की तस्वीर देखते ही सकते के आलम में रह गई। पारस ने तस्वीर उसके सामने उछाल दी। वो बिस्तर पर आकर गिरी। उसने कहा, ये मैं और मेरे पापा फरहाद अली तैमूर हैं। फिलहाल मेरे पास यही सबूत है। मैं गुस्ल करके लिबास बदल कर आता हूँ। वह चला गया। बाथरूम के शावर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। वो वहाँ से पूछ रहा था, क्या मेरे पारस होने का यकीन हो गया? उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या मुझे गोली मारे बगैर चली गई हो? उसे जवाब नहीं मिल रहा था। उसने गुस्ल करने के बाद तौलिए से बदन को खुश्क किया, दूसरा लिबास पहना, फिर बाथरूम से निकलते हुए बोला, कमाल है, अपना तारुफ कराए बगैर चली गई। वो कमरे में आते ही ठिठक गया। वो चादर में लिपटी उसी तरह गुमसुम बैठी हुई थी। हाथ में रिवॉल्वर भी था। पारस फिर निशाने पर खड़ा था, मगर रिवॉल्वर से गोली नहीं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पारस ने ताज्जुब से पूछा, तुम रो रही हो? उसका ज़मीर रुला रहा था। वह तस्वुर में देख रही थी कि अपने कालाकार के जरिए उसने फरहाद अली तैमूर पर गोली चलाई है। वो पहाड़ जिसे कोई जलजला ना गिरा सका, उसकी गोली ने उसे हमेशा के लिए गिरा कर नाबूद कर दिया था। वक्त वक्त की बात है, आज फरहाद का बेटा उसके निशाने पर था। वह पलक झपकते ही उसे भी नाबूद कर सकती थी, मगर अंदर पछतावे की आंधी चल रही थी। आंसू का सैलाब ठाठे मार रहा था। अचानक रिवॉल्वर गिर पड़ा। वो बैठे बैठे सजदे में गिर पड़ी, फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो फौरन एक तरफ हट गया। सजदा शुक्र का हो या पछतावे का, वह सिर्फ माबूद के लिए होता है। मुआफ बंदा नहीं करता, खुदा करता है। सोनिया ने खिड़की से देखा। तैयारा रनवे पर दौड़ने के बाद अब रुक रहा था। वो एयरफोर्स का कोई अड्डा था। कुछ जंगी तैयार और फौजी वर्दी में मलबूस सिपाही आते जाते या काम करते दिखाई दे रहे थे। एक छोटी सी इमारत नजर आ रही थी जहां गालिबन फौजी दफातर थे। तैयारे के रुकने के बाद 3 गाड़ियां करीब आकर रुक गई थी। वह हिफाजती बंद खोलकर मारिया के साथ उठ गई। तातियाना उससे पहले उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसने पलटकर सोनिया को देखना तक गवारा नहीं किया। तातियाना की जगह कोई और होती तो सोनिया के कदमों में गिर जाती। उसने उसे ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन से बचाया था। उससे पहले डैगर अपने दूसरे दुश्मनों की सांसें रोक रोक कर उन्हें मार चुका था। ऐसे वक्त तो शायद कोई दूसरा टेलीपैथी जाने वाला ही मरने वाले को बचा सकता था, जबकि सोनिया ये इल्म नहीं जानती थी। तातियाना की सांसें जवाब दे रही थीं। वह मरने ही वाली थी। ऐसे में सोनिया ना होती तो तैयारे से ले जाई जाने वाली लाशों के साथ तातियाना की भी लाश जाती। तातियाना ने जैसे फिर से जन्म लिया था। उसने नई जिंदगी की सांसें लेते हुए एक लम्हे के लिए सोनिया को एहसानमंदी से देखा था। रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा किया, फिर अपनी जगह बैठकर गहरी टटोलती हुई नज़रों से सोनिया को देखने लगी। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, ये नादिया नहीं हो सकती। हमारे आला हुक्काम नादिया को सोनिया के रूप में यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सोनिया से कुछ पहित नहीं। उसने नादिया को सोनिया का रूप इख्तियार करने से पहले ही ख़त्म कर दिया होगा और उसकी जगह खुद आ गई होगी। मास्क मैन के साथ ख्याल ख्वानी करने वाला पास्कल भी धोखा खा रहा है। वो इसे सोनिया के मेकअप में नादिया समझ रहा है। तातियाना के दिमाग में सवाल पैदा हुआ, क्या ख्याल ख्वानी करने वाला किसी के चोर ख्यालात पढ़कर भी धोखा खा सकता है? तातियाना ने सोचा, यह मुमकिन है। जो औरत मुझसे आंखें मिलाकर मेरे दिमाग पर कब्जा जमाने वाले दुश्मन को भगा सकती है, वो अपने अंदर आने वाले दुश्मन को भी भटका सकती है। ये सोनिया है। अगर नहीं है तो नादिया भी नहीं है। कोई बहुत ही खतरनाक औरत है और चालबाज भी है।
इसने 2 बार मेरी जान बचाई है, मेरा दिल जीत रही है, लेकिन मैं अपनी सलामती से खुश होकर एक दुश्मन औरत को अपने मुल्क में मनमानी नहीं करने दूंगी। हमारे मास्क मैन को धोखा देने वाली हमारी दोस्त नहीं हो सकती। मैं इसे जल्द ही बेनकाब कर दूंगी। वह सब तैयारे से बाहर आए। सोनिया का ख्याल था कार उसके और मारिया के लिए आई है, लेकिन तात्याना उसमें बैठकर चली गई। एक फौजी अफसर ने अरमीना को हथकड़ी पहनाकर एक बंद गाड़ी में बिठा दिया। चंद सिपाही उसे ले गए। सोनिया और मारिया तीसरी गाड़ी में बैठ गईं। उनके साथ मरियम भी थी, जो उनके लिए मुतरज्जम के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। इसके अलावा चंद मुसल्लह सिपाही थे जो उनकी निगरानी के लिए मुतय्यन किए गए थे। मारिया दूर दूर तक देख रही थी। जब गाड़ी चल पड़ी तो मायूस होकर बोली, पारस नहीं आया, मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें समझाया, ज़रा सब्र करो, वह कहीं मसरूफ़ होगा, फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। उनकी गाड़ी मास्को के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रही थी। मरियम उन इलाकों, सड़कों और इमारतों के नाम बता रही थी। क्रेमलिन के एक कुशादा सड़क से गुजरते हुए सोनिया दूर तक देखते हुए सोचने लगी, उस इलाके की किसी इमारत के तह खाने में जो को छुपा कर रखा गया होगा। जल्द से जल्द इस इमारत का सुराग लगाने का कोई रास्ता ढूंढना ज़रूरी है। उसने मरियम से पूछा, क्या लंच के बाद शहर की सैर कराओगी? मरियम ने कहा, मैं आला अफसरान से दरख्वास्त करूंगी, दरख्वास्त मंजूर होगी तो ज़रूर सैर कराऊंगी। क्या यहाँ शॉपिंग करने या तफरीक के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है? जी हाँ, यहाँ के शहरी अपने साथ शनाख्ती कागजात रखते हैं। जिस पर शुबा होता है उसके कागजात चेक किए जाते हैं। बाहर से आने वालों के लिए कदम कदम पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। जिस मुसाफिर के लिए जो होटल मुकर्रर कर दिया जाता है, उसके अलावा वो किसी होटल में अपनी मर्जी से कदम नहीं रख सकता। अपने होटल से निकलते वक्त मुहासबे के रजिस्टर पर उसे लिखना पड़ता है कि वो किस वक्त होटल से जा रहा है, कहाँ जा रहा है और कब तक वापस आएगा। अगर वह वक्त मुकर्ररा पर वापस ना आए तो पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले आते हैं, उसे मुल्क से बाहर जाने का हुक्म देते हैं। फिर हर हाल में हुक्म की तामील करनी पड़ती है। सोनिया सोचने लगी, यहाँ आसानी से दाल नहीं गलेगी। ये जनूबी एशिया, यूरोप या अमेरिका नहीं है कि जिसकी जहाँ मर्जी होती है दिन रात के किसी हिस्से में भी तफरी करता फिरता है। रूस के हर शहर, हर कस्बे में सोने, जागने, काम करने और तफरी करने का वक्त मुकर्रर होता है। जो लोग रात को चेक किए जाते हैं उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो नाइट ड्यूटी से या किसी तकरीब या थिएटर से आ रही हैं। ऐसी सूरत में वो निगरानी करने वालों को धोखा देकर जो की तलाश में नहीं जा सकती थी। वो जहाँ जाती, जिस रास्ते या गली से गुजरती, वहाँ पुलिस वाले उसका मुहासबा करने के लिए मौजूद होते। यही क्या कम था कि तात्याना उस पर शुबा कर रही थी। ऐसे में अपनी रिहाइशगाह से छुपकर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। उन्हें ऐसे इलाके के एक बंगले में पहुंचाया गया जहां ना बस आती थी ना कोई टैक्सी वगैरह। बंगले के हाथे में सिर्फ एक सरकारी गाड़ी थी जिसके जरिए शहर तक जाकर वापस आया जा सकता था, यानी सरकारी इजाज़त के बगैर आमदोरफ्त का भी कोई जरिया नहीं था। सोनिया ने बंगले के अंदर हर हिस्से में जाकर देखा। बरामदे, कॉरिडोर, ड्राइंग रूम और दूसरे कमरों में ताकतवर माइक लगे हुए थे जिनके जरिए उसकी और मारिया की बातें कहीं दूसरी तरफ सुनी जा सकती थीं। सोनिया एक ईजी चेयर पर बैठ गई। मारिया ने कहा, अब सब्र करने को कहती हैं, मैं पूछती हूँ आखिर सब्र की इंतहा क्या है? सोनिया ने मरियम से कहा, प्लीज़ फ़ोन के जरिए मालूम करो उसका पारस कहाँ है। मरियम टेलीफोन की तरफ जा रही थी। उसी वक्त घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। फिर दूसरी तरफ की बात सुनकर बोली, मिस मारिया, तुम्हारा फ़ोन है? वो गुस्से से बोली, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तो मैं पारस से कह दूँ तुम बात करना नहीं चाहती? वो एकदम से उछल पड़ी, दौड़ती हुई आई, उसे रिसीवर छीन कर बोली, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सोते जागते, खाते पीते याद करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने लंदन छोड़ा, तलाश करते हुए तेल अबैब गई, वहाँ से पेरिस आई और अब मास्को पहुँची हूँ। मुझे कितना दौड़ाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लेने एयरपोर्ट भी नहीं आए? क्या मुझसे ज़्यादा तुम्हारा काम ज़रूरी है? क्या तुम्हें मुझसे नहीं काम से मोहब्बत है? यह भी कोई शराफत है? एक तवील अरसे के बाद मिले हो तो गूंगे बन गए हो। इतनी देर से मैं बोलती जा रही हूँ, क्या तुम मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते हो? अरे कुछ बोलो ना। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, खुदा के लिए खामोश हो जा, मैं पारस नहीं हूँ। क्या तुम दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती हो? प्लीज़ अब कुछ ना बोलना, मैं पारस से रब्ता करा रहा हूँ, होल्ड ऑन प्लीज़। वो झुंझला कर बोली, तुम पारस नहीं हो तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले खूब मेरी बातें सुन ली, अब पारस से बात कराने की बात करते हो। यह सब कुछ पहले नहीं कह सकते थे। सोनिया ने कहा, मारिया खुदा के लिए चुप हो जाओ, गलती तुम्हारी है। रिसीवर हाथ में लेते ही तुमने बोलना शुरू कर दिया। रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बेचारा तुम्हें कैसे बताता कि सिलसिला क्या है? अब पारस से सिलसिला मिलेगा, खामोश रहो। दूसरी तरफ से पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो यकीनन डमी पारस था। मारिया को वहाँ खुश रखने के लिए एक डमी पेश की जा रही थी। वो कह रहा था, मारिया मुझे अफसोस है, मैं काम की ज़्यादती के बायस एयरपोर्ट ना आ सका। तुम खैरियत से हो ना? वो बहुत खुश थी, खुशी में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। पारस, मैं खैरियत से हूँ, तुम्हारे पीछे ना जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खा रही हूँ। मैं तन्हाई में भी तुम्हें याद करके रोती हूँ। अब भी तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब मोहब्बत करने वाली रोती है तो मोहब्बत करने वाला मोम की तरह पिघलने लगता है।
मैंने किताब में पढ़ा था कि मोहब्बत आंसुओं से शुरू होती है और आंसुओं में ख़त्म हो जाती है। सोनिया दोनों कानों में उंगलियां ठोंस कर दूसरे कमरे में आई, वहाँ एक सोफे पर आराम से बैठ गई। उसी वक्त आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, तातियाना आप लोगों से अलग होकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर गई थी। वहाँ उसने एक लंबी रिपोर्ट टाइप की। त्यारे को अगवा करने के सिलसिले में जो वाक़यात पेश आए थे उन्हें तफसील से बयान किया। मास्कमैन का ख्याल खोनी करने वाला लोमीना के दिमाग में जाकर उसे मजबूर कर रहा था कि वो दुश्मनों के तनवीमी अमल के असर में रहकर कोई बात ना छुपाए, वरना उसे साबी कमजोरी का इंजेक्शन दिया जाएगा। फिर उसके कमज़ोर दिमाग से सब कुछ मालूम कर लिया जाएगा। लोमीना मुल्क से गद्दारी का इतराफ़ कर रही है। सोनिया ने पूछा, क्या तातियाना ने मेरे मुतल्लिक कोई रिपोर्ट लिखी है? जी हाँ, उसे शुबह है कि आप सोनिया या फिर कोई ख़तरनाक औरत वो आपको बेनकाब करने के लिए आला अफसरान से इजाज़त तलब कर रही है। क्या उसने मुझे बेनकाब करने का कोई मंसूबा बनाया है? नहीं। इजाज़त मिलने पर कोई तदबीर सोचेगी, फिर उस पर अमल करेगी। क्या तुम उसके ज़रिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के छोटे बड़े अफसरान और सुराग रसानों तक पहुँच रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ। अब तक 4 आला अफसरान और 2 नामवर सुराग रसानों तक पहुँच चुका हूँ। उनकी आवाज़ों और लहजों की नकल टेप में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कोई काम हो तो बताएं, मैं मज़ीद अफराद के दिमागों में जगह बनाने जा रहा हूँ। मुझे तातियाना की घरेलू और समाजी ज़िंदगी के मुतालिक बताओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। वो तातियाना के पास आया। वो अभी तक दफ्तर में थी। एक कॉरिडोर से गुजरती हुई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सामने हाजिर होने जा रही थी और सोच रही थी, हालिया बीमारी ने मेरे हसास दिमाग को ज़रा कमज़ोर कर दिया है, वरना मैं पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती हूँ। क्या पता अब भी कोई मेरे दिमाग में हो और मैं महसूस ना कर पा रही हूँ। किसी ने सोच के ज़रिए कहा, यही बात है, तुम मुझे महसूस नहीं कर रही हो। वो चलते चलते रुक गई, फिर बोली, कौन? पास्कल। अगर तुम हो तो फ़ौरन कोड वर्ड्स अदा करो। उसने कोड वर्ड्स सुनाए। वो मुतमईन हो गई। सामने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसे आने के लिए कहा गया। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठा हुआ था। मेज़ के अतराफ दूसरी कुर्सियों पर दूसरे सीनियर अफसर बैठे हुए थे। हेड ने कहा, मिस तातियाना, हमारे डिपार्टमेंट को और हमारी हुकूमत को तुम पर नाज है। तुमने बीमारी से उठकर ड्यूटी पर आते ही सुपर मास्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे त्यारे को अगवा करने का मंसूबा नाकाम बना दिया है। वो बोली, शुक्रिया जनाब, मैं आखिरी सांस तक अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगाती रहूंगी। तुम्हारी रिपोर्ट नादिया के मुतालिक बड़ी जारहाना है। वो यहाँ सोनिया के रूप में आई है। मारिया को काबू में रखने के लिए यह ज़रूरी था। तुम उसे असल सोनिया समझ रही हो? आखिर किस बिना पर? उसने 2 बार मेरी जान बचाई है। पहली बार अगवा करने वाले मुझे रास्ते का कांटा समझकर फौरन गोली मारना चाहता था। ऐसे वक्त नादिया ने हैरत अंगेज तौर पर हाजिर दिमागी का सबूत दिया। दुश्मन पर नफ्सियाती हमला किया, किसी हथियार के बगैर उसे बदहवासी में मुब्तला कर दिया। दूसरी बार दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरी सांस रोक रहा था। मुझे टेलीपैथी से बचाने वाला पास्कल मौजूद नहीं था। ऐसे में मेरी मौत यकीनी थी, लेकिन नादिया ने मुझे अपनी आंखों के सैर में जकड़ लिया। ये पता ही न चला कि मैं किस तरह दोबारा जिंदगी की सांसें लेने लगी और वह दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला कब और कहाँ भाग गया। हेड ने कहा, नादिया ने तुम्हारी जान बचाई है, मगर इस वाक़े के बाद मशकूक हो गई है। एक कुमार खाने की मालका अपनी आंखों में ऐसी मकनातीसी कशिश रखती है कि तुम्हें जिंदगी की तरफ ले आती है और दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देती है। पेरिस के बॉस से हम मालूम कर चुके हैं, वो भी नादिया की इस पुरस्रार सलाहियत के मुतालिक कुछ नहीं जानता और हम दुश्मन बनकर नादिया पर शुबा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे काम आ रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि पेरिस का बॉस उसकी ज़िंदगी का हर राज जानता हो। अक्सर लोग ऐसी पुरस्रार सलाहियतों को छुपा कर रखते हैं। नादिया भी यही कर रही है और ऐसा करना कानून के खिलाफ नहीं है। वह ऐसा करने का हक रखती है। दूसरे सीनियर अफसर ने कहा, मिस तातियाना, तुम नादिया के खिलाफ खुद नहीं सोच रही हो, बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। वह चौंक कर बोली, कि आप कहना चाहते हैं कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मुझे नादिया के खिलाफ भड़का रहा है? बेशक तुम्हारा जहन अभी पराई सोच की लहरों को लाइल्मी में कबूल कर रहा है। वह दुश्मन चाहता है जिस नादिया के बायस त्यारे के अगवा का मंसूबा नाकाम हो गया, उसे तुम्हारे ही हाथों ख़त्म करा दे। नाकामी के बाद सुपर मास्टर ने मास्कमैन से रब्ता कायम किया था। वो भी नादिया को सोनिया समझकर मास्कमैन से कह रहा था कि हम सोनिया को मास्क को बुलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उस कमबख्त को पता नहीं कि जिसे वह सोनिया कह रहा है वो दरअसल नादिया है। उसका ख्याल ख्वानी करने वाला भी यही समझकर तुम्हारे दिमाग में चुपके से आता है और तुम्हारी सोच में नादिया के खिलाफ तुम्हें भड़काता है। वो सोच में पड़ गई। पास्कल ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारी दिमागी हालत को खूब समझता हूँ। तुम एक पहलू को नज़रअंदाज कर रही हो। अगर वो सोनिया होती तो आर्मर तुम्हारे दिमाग में आकर सोनिया की हमायत में तुम्हें कायल करता। उसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई और ये बहुत बड़ी बात है। आर्मर इस हवाले से तुम्हारे अंदर दोस्ती का जज्बा पैदा कर सकता था, तुम्हें सोनिया का गर्विदा बना सकता था। तातियाना कायल होकर बोली, हाँ ये दुरुस्त है, मैं मानती हूँ मेरी दिमागी कमजोरी ने मुझे दुश्मन के हाथों में खिलौना बना दिया है। फिर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बोली, मैं दिमागी तवानाई हासिल करने तक छुट्टी हासिल करना चाहती हूँ। कोई ज़रूरी काम हुआ तो हाजिर हो जाऊंगी, वरना आराम करूंगी। हम भी यही चाहते हैं। वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे जरिए हमारे मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकेगा। वो बोली, माफ़ कीजिएगा सर,
वो दुश्मन आप लोगों के दिमागों में भी पहुंचता होगा। बेशक वो हमारे अंदर आता होगा, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं होगी। चंद अहम मंसूबों का इल्म हमें भी नहीं है, और जिसे है वहां तक वो दुश्मन नहीं पहुंच सकेगा। फिर ये कि वो एक बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर चुका है, दूसरी बार भी ऐसा कर सकता है। तुम हमारे मुल्क का कीमती सरमाया हो। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द दिमागी तवानाई हासिल करो, और जब तक ये हासिल ना हो तुम नादिया के करीब रहो। वो दुश्मन अचानक हमला करेगा तो नादिया ही तुम्हें बचा सकेगी। पास्कल 24 घंटे तुम्हारी निगरानी नहीं कर सकेगा। मैं समझ रही हूँ, मेरे साथ टेलीपैथी का चक्कर चल गया है। मैं जिस नादिया को दुश्मन समझ रही हूँ उसी के पास मेरी सलामती है। वो औरत ख्वाह कितनी ही पुरस्कार हो, मेरी दुश्मन नहीं है। क्या मैं अभी फ़ोन पर उससे बात कर सकती हूँ? ज़रूर बात करो। तातियाना ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, नंबर डाल के फिर रब्ता कायम होने के बाद कहा, मरियम, नादिया से बात कराओ। चंद सेकंड के बाद सोनिया की आवाज़ आई, हेलो, क्या तुम तातियाना बोल रही हो? हाँ, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछने से पहले वो बात तुम्हारे दिमाग में होगी। दुश्मन इस बात को समझ गया होगा। इस अहम नुक्ते को हमेशा याद रखो और अब पूछो। नादिया, वाकई तुम ज़हीन हो? प्लीज़ मुझे सोनिया कहो। वो चौंक कर बोली, क्या तुम वाकई सोनिया हो? वसते हुए बोली, जब तक यहाँ मारिया के साथ हूँ मेरा यही नाम है। अभी मरियम ने भी मुझे नादिया कहकर मुखातिब किया था। मारिया सुन लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो, आइंदा हम मोहतात रहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरह तुमने दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को मेरे दिमाग से भगाया था, क्या इसी तरह हमेशा उस कमबख्त को मुझसे दूर रख सकती हो? मैं ऐसा कर सकती हूँ, मगर कैसे कर सकती हूँ ये नहीं बताऊंगी। वो दुश्मन यही समझेगा कि मैं तनवीमी अमल से तुम्हारे दिमाग को लॉक करूंगी। वो इससे ज़्यादा नहीं समझ सकेगा। मैं इसी फ्रेम में उसे मुब्तला करके अचानक तुम्हें उसकी टेलीपैथी से दूर ले जाऊंगी। ओह नादिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम फिर मुझे नादिया कह रही हो? सॉरी, आइंदा गलती नहीं होगी। मैं शाम तक तुम्हारे पास आऊँगी। मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तातियाना ने रिसीवर रखकर कहा, सर वो बहुत ज़हीन है, दूर तक सोचती है। उसे भी यकीन है कि दुश्मन मेरे दिमाग में रहता है। वो दुश्मन को खुशफहमी में मुब्तला करके अचानक मेरे दिमाग को लॉक कर देगी। हेड ने कहा, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आला हुक्काम तुम्हारी सलामती चाहते हैं। नादिया हमारे लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। वह लंदन में एक कैसीनो तामीर कराने के लालच में यहाँ आई है। वह दौलत की खातिर हमारे लिए और बड़े बड़े काम कर सकती है। एक सीनियर अफसर ने कहा, हमारे दुश्मन उसे हमसे ज़्यादा लालच देकर खरीद सकती है। हाँ, लालची औरत कहीं भी बिक जाती है। तातियाना ने कहा, आप नादिया को मुझ पर छोड़ दें। मैं अपनी हिकमत अमली से यूं से मुट्ठी में लूंगी कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। हेड ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। पास्कल ने कहा, अगर वह तुम्हारे दिमाग को लॉक करेगी तो मैं तुमसे दिमागी राब्ता कैसे कायम करूंगा? तातियाना ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी सलामती चाहती हूँ। मेरे दिमाग में तुम्हारा आना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होगा तो देखा जाएगा। तो फिर मैं चला जाऊँ? क्या तुम दुश्मन को अपनी रुखसती की इतला दे रहे हो ताकि वो मुझे मार डाले? पहले मुझे सोनिया के पास पहुंचने दो, फिर चले जाना। वो चुपचाप उसके दिमाग से निकल गया ताकि दुश्मन को खबर ना हो। फिर सोनिया के पास आकर बोला, हेलो नादिया, मैं कुछ पूछने आया हूँ। तुम कौन हो? मैं दोस्त ख्याल ख्वानी करने वाला हूँ। मुझे बताओ, तुम तातियाना का दिमाग कैसे लॉक करोगी? क्या इसके बाद मैं उसके दिमाग में जा सकूंगा? सोनिया ने कहा, क्या तुम मुझे नादान समझते हो? ऐसी राज की बातें पूछने वाला दोस्त नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। पास्कल को गुस्सा आया, मगर फिर ख्याल आया, नादिया दुरुस्त सोच रही है। वो दुश्मन दोस्त बनकर आ सकता है, और मैंने अब तक नादिया के पास आने के लिए खास कोड वर्ड्स मुकर्रर नहीं किए हैं। गलती मेरी है। वो फिर तातियाना के पास आ गया। वो दफ्तर के बाहर आ गई थी। अपनी कार स्टार्ट करते हुए रिहाशका की तरफ जा रही थी। वो उसके अंदर आकर पहले इसके दिल का हाल मालूम किया करता था। उसका ख्याल था वो उसकी गैर मामूली सलाहियत से मुतासिर होकर उसके बाजू में आ जाएगी, लेकिन वह फौलादी दिमाग और फौलादी इरादे रखती थी, किसी मर्द से मुतासिर नहीं होती थी। जब उसने देखा कि वो खुद उसकी तरफ नहीं आ रही तो वह चुपचाप दिमाग में रहकर उसकी सोच बदलने की कोशिश करने लगा। उसने पहली बार उसकी सोच में कहा, यह पास्कल मेरे अंदर बोलता है तो मेरा दिल धड़कने लगता है। तातियाना ने हैरानी से सोचा, मेरा दिल क्यों धड़केगा? क्या पास्कल कोई भूत शैतान है या मैं डरपोक बच्ची हूँ? उसने उसकी सोच में कहा, मेरा दिल डर से नहीं मोहब्बत से धड़कता है, पास्कल की मोहब्बत से। मेरा दिल सिर्फ वतन की मोहब्बत से धड़कता है। मैंने आज तक पास्कल को नहीं देखा और देखकर करूंगी भी क्या। बेशक वो टेलीपैथी जानता है, लेकिन वह इस दुनिया का फरहाद अली तैमूर नहीं बन सकता। मैं बन सकता हूँ। फरहाद की तरह सारी दुनिया पर दहशत बनकर टेलीपैथी का शहंशाह कहला सकता हूँ। तातियाना ने नागवारी से कहा, अच्छा तो इतनी देर से तुम मेरे ही लहजे में बोल रहे थे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारा रिश्ता सिर्फ वतन से है। मैं इसी रिश्ते से तुम्हें दिमाग में आने देती हूँ। आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो सांस रोक लिया करूंगी। अब तुम जा सकते हो। उसने सांस रोककर उसे दिमाग से बाहर कर दिया। उस रोज से पास्कल तिल मिला रहा था। उसे जिद हो गई थी। एक बार उसने मास्कमैन से कहा, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता हूँ, इसके बदले के नाम चाहता हूँ। मास्कमैन ने हंसते हुए कहा, तुम ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो चाहो टेलीपैथी के जरिए हासिल कर सकते हो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी इनाम चाहती हो? बोल लो, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तातियाना को चाहता हूँ।
मास्कमैन ने हैरानी और परेशानी से पूछा, क्या तुम होश में रहकर ऐसी बात कर रहे हो? वो सोवियत रूस की इज्जत, वकार, रोब और दबदबा है। बैरूनी ममालिक से आने वाले सीक्रेट एजेंट 1000 चालाकियों के बावजूद उससे बचकर नहीं जाते। वो वाहिद जासूस है जो किसी अपॉइंटमेंट के बगैर सिर्फ अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाकर तमाम आला हुक्काम से आधी रात को भी मिल सकती है। मैं उसके बारे में इससे भी ज्यादा जानता हूँ। ये मेरी जिद है, मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। जिद करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। हम तातियाना के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते और ना ही सरकारी तौर पर जबर कर सकते हैं कि वो तुम्हें पसंद करने लगे। मैं टेलीपैथी के जरिए उसे मजबूर कर सकता हूँ। तुम कब तक उसे टेलीपैथी के शिकंजे में रखोगे? जब भी वो आज़ाद होगी हमसे तुम्हारा मुतालबा करेगी, कानूनन तुम्हें गिरफ्तार करने की जिद करेगी। तुम दोनों हमारे मुल्क के हमसे तून हो, हम किसी एक को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकते। मैं मानता हूँ हम दोनों इस मुल्क के लिए बेहद अहम हैं, हमें आपस में टकराना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ऐसा तरीका इख्तियार करूंगा कि वो मुझे पहचान न सके और मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। देखो पास्कल, वो शेरनी है। अगर किसी तरह उसे तुम्हारी चालबाजी का इल्म हो जाएगा तो वह तुम्हारी मौत बन जाएगी और हमसे भी बदजन हो जाएगी। आप इत्मीनान रखें, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं तुम्हारे अमाल का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अहम मामलात को निपटाना होगा। तातियाना अभी बीमार है, तुम उधर नहीं जाओगे? यही तो बेहतरीन मौका है। बीमारी की वजह से उसका कमज़ोर दिमाग मेरी मुट्ठी में होगा। मैं जहाँ जाऊँगा उसे बुला लूँगा। तुम जज्बात में अंधे हो रहे हो। वो कोई मामूली हस्ती नहीं, मिलिट्री अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वो मुसल्लह फौजियों की हिफाजत में रहती है। तुम रसवंती को हासिल करने में नाकाम रहे, मेडोना तुम्हारे हाथ से निकल गई। अगर तुम इसी तरह जज्बात में अंधे होते रहे तो हर मरहले में नाकाम होते रहोगे। मेरे मशवरे पर अमल करो। पहले मारियो को मास्को पहुंचने दो, फिर तुम्हारी मर्जी जो चाहे करते रहो, मगर पछताने के लिए मेरे पास ना आना। मास्कमैन ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसरान को भी राजदारी से यह बता दिया कि पास्कल हवस में मुब्तला होकर तातियाना को नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा बड़ी राजदारी से पास्कल की निगरानी की जाए। उधर पास्कल सोच रहा था मारियो मास्को पहुंच गई है, मेडोना की तलाश जारी है, जल्दी उसका सुराग मिल जाएगा। अब तातियाना को हासिल करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर वह दिमागी तवानाई हासिल कर लेगी तो फिर उसे काबू में करना मुश्किल होगा।